हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। हम प्रोबेबिलिटी में और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी चौथी वीडियो, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बातें डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार लिख लो, कुछ ऐसी बातें थी जो बच्चे कमेंट कर रहे थे। एक बच्चा भी बोल रहा था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आपने इतनी क्लासेस ले दी, आपने ज़्यादा क्लासेस ले दी, ये क्या कर दिया आपने, इतनी ज़्यादा क्लासेस क्यों डाल दी, ठीक है। तो अब हो सकता है प्रोबेबिलिटी की भी 5 क्लास देखकर आपको ये लगे कि इतनी ज़्यादा क्लासेस क्यों डाल दी है। और एक दूसरा, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर कोर्स को अपडेशन कैसे करोगे, कैसे अपडेट करोगे, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो सुनो ध्यान से कम टाइम लेके इनके ऊपर बात करता हूँ और आपके लिए ज़रूरी है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, आपको पता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन सिलेबस के अंदर नहीं लिखा हुआ, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। मेरा तो एक्स्ट्रा ही जोर लग रहा है, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ अरे सिलेबस में नहीं लिखा है तो क्यों पढ़ना। मुझे ये पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा आता है कि उसे करने के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दीज आर लाइक आलू का परोठा और बटर, ठीक है। इस तरीके से ये इनको साथ आना ही पड़ेगा, जैसे डोसा और सांभर ये साथ आते ही हैं, ठीक है। तो एक तो इसको सीखना पड़ेगा। पहले 2022 में 2023 में मैंने क्या किया था, मैंने भी प्रोबेबिलिटी की 3 ही क्लासेस दी थी, ठीक है। कम से कम में मैं समअप कर रहा था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने तो कम से कम क्लासेस दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें सारा कंसेप्ट भी हो गया, बट उसमें उतनी एनफ प्रैक्टिस नहीं, उतने वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मैंने आपको अवगत नहीं कराया, या फिर एक आधे पोर्शन छोड़ दिए। वो आपसे मॉक में पूछ ले रहा है और वो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 ही साल हुए हैं, पैटर्न तो इतना फिक्स नहीं हुआ है कि हम 10 साल अगर किसी पेपर को होते हुए हो जाए तो हम पैटर्न पकड़ पाए। प्रोबेबिलिटी तो अभी ऐड हुआ है। तो मेरे दोस्त, पहले जो चैप्टर नहीं किया है उसको हम डिटेल में करेंगे, उसको हम डिटेल में करेंगे। और प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2023 में 2 क्वेश्चन आए एक एग्जाम में, 2 क्वेश्चन, बोले तो 6 मार्क्स, कम थोड़ी है यार, एक मार्क के ऊपर टक्कर लग रही है, ठीक है। तो डिटेल में करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आएगा। अब आपका प्रोबेबिलिटी का, उसने क्या किया पिछली बार 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, अब मैंने आपको 12th की भी करवा दी, जो MCQ में पूछी जा सकती है। 11वीं 12वीं की सारी करवा दी मैंने, क्लियर है, इसके अंदर सारी मिलेगी। तो एक तो ज़्यादा पढ़ने वाली टेंशन छोड़ दो, हमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करवा दी, आपको नहीं पढ़ना ना ज़्यादा तो छोड़ दो, एक भी क्लास मत पढ़ो, जिसको नौकरी लेनी है वो पढ़ लेगा, ठीक है। ओके, एक तो इस तरह का डाउट है। दूसरा डाउट, कोर्स को कब अपडेट करोगे, मैं कैसे करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। देखो, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, जैसे जैसे कोई भी अपडेट हो रही है तो आपको अपडेट भी मिल जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर कोई वीडियो डल रही है तो ऐप के अंदर, ठीक है। आपका क्या काम है, एक तो आप एक ऐसे मोड में आ जाओ, टेंशन वाले मोड में, हाय राम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मतलब एक्साइट हो जाओ अननेसेसरी, उससे कुछ होएगा फायदा नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। आपका काम क्या है कि आपके पास जो कंटेंट पड़ा है, बिना डरे इसे पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ये मानकर पढ़ो कि सिर्फ 2 महीने रहे हैं। मैंने कोर्स के अंदर स्ट्रेटजी की वीडियो डाल रखी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आपको सिर्फ ये काम होना चाहिए मेरे भाई। क्या काम होना चाहिए कि आपको तो ये भी नहीं देखना चाहिए अब नहाए हो कि नहीं नहाए हो। आप सुबह उठे हैं, नहाने का दिल कर रहा है नहा लिए, नहाने का नहीं दिल कर रहा मुंह धो लिया, कपड़े पहन लिए और पढ़ने बैठ गए। और इस पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ। अब तक तो आपके लिए ये पढ़ाई, जो लोग वाकई में सीरियस है ना, उनके लिए टाइम कम पड़ रहा होगा आज के दिन। उनको ये लग रहा होगा दिन में क्यों नहीं है 30 घंटे, तो BC क्यों है, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ देना। जिन लोगों को ये टेंशन होगी कि सर इतना ज़्यादा सिलेबस है, दिन में 24 ही घंटे में कवर नहीं कर पा रहा है, क्या दूसरे के दिन में 28 घंटे हैं क्या? नहीं, आपका एक ही काम है, आप पढ़ सकते हो। अगर आप वो अच्छे से कर रहे हो, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो आप कंपटीशन में ऑलरेडी आगे हो और आपको जॉब मिलेगी, खत्म बात। हमें कंपटीशन में आगे होना है, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कंपटीशन में आगे होने के लिए हमें दूसरा नहीं देखना होता कि दूसरा कितना पढ़ रहा है, हमें अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करना होता है, बस। ये दुनिया ऐसी ही है, मेहनत करने वाले बंदों से पीछे रह जाती है। तो आप मेहनत करने वाले हो, सीरियस हो, सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आपसे रह जाएंगे बच्चे पीछे। समझ गए बात? तो ये फालतू की टेंशन छोड़ दो, ये जस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ।
फालतू की चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो, रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, आप अच्छा करोगे। क्लियर है? पढ़ा नहीं जा रहा तो इनके लिए तो एक ही बात है भाई, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? कोई तो वजह होगी, आपने तैयारी स्टार्ट करी होगी। अगर कोई वजह ही नहीं है, अपने घर का स्टेटस ऊपर उठाना है, खुद के लिए इज्जत कमानी है अपनी नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में, तो आप उन चीज़ों को याद करो, पढ़ा क्यों नहीं जा रहा। और किसी ने अगर पिछले 10 दिन वेस्ट भी कर दिए हैं, कोई सीरियस कैंडिडेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में बहुत कुछ नहीं कर सकते आप। एक तो आपके ऊपर टेंशन इसलिए आती है कि एक दिन में आप सोचते हो मैं बहुत कुछ कर लूँ। शायद बिल गेट्स की ये बात थी कि हम लोग ये ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम थोड़े टाइम में कितना ज़्यादा कर सकते हैं। ओवर एस्टिमेट यानी कि हम ये सोचते हैं एक दिन में इतना कर दूंगा, और हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम लॉन्ग टाइम में कितना कर सकते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ रोज अगर हम एक्शन लेते रहेंगे तो 2 महीने में आप आग लगा दोगे। ठीक है, तो ये बातें यहां पर करें खत्म, आगे बढ़ जाएं फिर। ओके जी, चलिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जी आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, निशेष घटनाएं। पहले तो मैं इनका मतलब बता देता हूं। घटनाएं यानी कि इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? मान लो मैं एक पासा फेंक रहा हूं, एक डाइस फेंक रहा हूं, तो इवेंट ए है, मैं बोलता हूं एक इवेंट है, ए नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। तो वो एक इवेंट है, 3 से कम नंबर का आना। तो उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है? तो ये एक घटना है, ये एक इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है एग्जामिनर से आपसे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी एक इवेंट है, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपीयर्स। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी हो, यानी कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 घटनाएं हैं, इस इवेंट के कुछ आउटकम होंगे ना, इस इवेंट के कुछ आउटकम होंगे। क्या आउटकम होंगे? मतलब कुछ आएगा तो ये इवेंट होएगा। कब होएगा ये इवेंट? ए नंबर लेस देन 3 अपीयर्स। जब डाइस के ऊपर 1 और 2 आएगा तो ये इवेंट होगा, माना जाएगा कि इवेंट ए हुआ है, डाइस पर 3 से कम नंबर आया है। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपीयर्स। जब डाइस के ऊपर 3 या 4 या 5 या 6 आए तो ये इवेंट हुआ माना जाएगा। तो ये क्या है? ये है फेवरेबल आउटकम, यानी कि इवेंट बी के फेवरेबल आउटकम, इवेंट ए के फेवरेबल आउटकम ये होंगे तो इवेंट ए माना जाएगा। ठीक है, जब 2 इवेंट्स के आउटकम में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में एक्सक्लूसिव है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्सक्लूसिव यानी कि बिल्कुल अलग है। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? कि ये मूवी एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पे आ रही है, यानी कि किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे आ रही है। समझ गए? एक्सक्लूसिव। तो ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर मैं ऊपर वाले इवेंट को बोल देता ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 अपीयर्स, तो फिर इसके फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं 1, 2 और 3। तो इन दोनों में 3 कॉमन हो जाता। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते? फिर नहीं होते। ठीक है जी। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं बताता हूं। जब आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। मैं इवेंट ए और बी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब भी हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ यही आउटकम है। तो अगर मैं इवेंट ए और बी को मिलाकर देखूं तो ये सारी चीजें कवर कर देता है, सारे आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन इवेंट को मिलाकर सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती हैं। इसके अलावा और कुछ बचता ही नहीं, यानी कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट करना यानी कि खत्म कर देना, यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो गई, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। या फिर निशेष, इनके आउटकम को देख के कुछ शेष ही नहीं बचता, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी इन दोनों के अंदर कवर हो गई। तो फिर हम इनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्जॉस्टिव इवेंट। तो यहां पर इवेंट ए और इवेंट बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। डेफिनेशन लिखवा दो इनकी। फेवरेबल आउटकम्स कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स
सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, या फिर इवेंट्स, इन दोनों इवेंट्स के फेवरेबल आउटकम्स मिलाने पर सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएं, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। हिंदी वाले लिखेंगे सारी पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी शेष ना बचे तो निशेष। इंग्लिश वाले लिखेंगे एग्जॉस्ट हो जाएं, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो जाएं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्ट हो जाएं यानी कि खत्म हो जाएं। ठीक है, जो क्लियर है भाई? ओके, तो क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं? क्या सारी पॉसिबिलिटीज खत्म कर देते हैं? जी हाँ, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं। हो सकता है वो आपसे एग्जाम में पूछ ले। अब मैं सारी प्रोबेबिलिटी आपको करवा रहा हूँ, मिनिमम टाइम में जितनी करवाई जा सकती है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, और एग्जाम्पल लूंगा मैं, टेंशन मत लो, कवर होगा आपको। ठीक है, एक डाइस फेंकने पर इवेंट ए कहा जाता है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 अपीयर्स। एक नंबर 1 से छोटा और 3 से छोटा और 3 के बराबर अपीयर हो, तो ये है 3 से छोटे और 3 से बराबर, ये फेवरेबल आउटकम है इवेंट ए के लिए। इवेंट बी के लिए है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो। क्या ये दो ऐसे इवेंट हैं, इनमें कुछ कॉमन है? हाँ जी, 3 कॉमन है सर। तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव तो नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके पास जो आउटकम है वो सिर्फ इस 4, 5 और 6, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 एक्सक्लूसिवली इस इवेंट के पास थे, किसी और इवेंट के पास नहीं थे। ऐसे बोलते हैं ये शर्ट एक्सक्लूसिवली हमारे शोरूम में, किसी और के पास नहीं। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, इसकी चीजें इसके पास नहीं है, इसकी चीजें इसके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, 3 दोनों में है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये दोनों मिलकर एक डाइस को थ्रो करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको खत्म कर देते हैं? जो भी हमने काम किया, हमने डाइस थ्रो करी है, उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ सर, सब कुछ आ जाता है क्या? भले ही कोई चीज 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, डजंट मैटर, बट क्या सब कुछ आ जाता है? आ तो जाता है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो एग्जॉस्टिव तो है। दीज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आगे बढ़ जाऊं, एग्जाम्पल 3, एक डाइस को थ्रो करने पर एक प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर बोले तो 2, 3 और 5। डाइस को थ्रो करने पर यही प्राइम नंबर आ सकते हैं। टोटल आउटकम एक डाइस को थ्रो करने पर ये होते हैं। एक कंपोजिट नंबर अपीयर्स, कंपोजिट नंबर आए तो 1 जो है वो कंपोजिट तो है नहीं, तो 1, 2, 3, 4 और 6 यही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? एक्सक्लूसिव तो देखो है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव है। क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? क्या सारी पॉसिबिलिटीज को ये कवर कर देते हैं? ना, एक कवर नहीं हो रहा, बाकी सब तो हो गए, एक कवर नहीं हो रहा। सो दीज आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर छोड़ो, बाद में बताएंगे, अभी बता देता हूं, चलो। हाँ, मैं भूल ना जाऊं, देखो ध्यान से सुनिएगा। टोटल आउटकम है 6, टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, यानी कि कोई भी आउटकम 2 बार रिपीट नहीं होएगा। इसके आउटकम इसके पास है, इसके आउटकम इसके पास है। ठीक है जी, और ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, यानी कि क्या है, मैंने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है कि सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर देंगे। तो अगर दोनों जगह टिक लगा है, अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो इसका मतलब मिलकर सारी पॉसिबिलिटी भी कवर कर देंगे। जी हाँ सर, और इनमें कुछ कॉमन भी नहीं होगा, यानी कि हर एक चीज एक बार ही आएगी। तो इन दोनों के इवेंट्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा? यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे इवेंट इनमें कवर हो जाएंगे, और कोई भी कवर हो जाएंगे। क्या मेक श्योर करता है कि एग्जॉस्टिव है? सारे इवेंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे इनके अंदर। ठीक है, और एक्सक्लूसिव हैं, कोई भी आउटकम 2 बार भी नहीं आएगा। तो यहां पर भी 6 है, तो यहां पर भी 6 आएगा, वो 6 के 6 आ जाएंगे। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन हैं, अगर कुछ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज मिलाकर 1 होंगी। 1 प्रोबेबिलिटी में 1, यानी कि 100% आउटकम पूरे हो गए।
जितने टोटल आउटकम है और जितने फेवरेबल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। तो सारे आउटकम इन दोनों में मिलाकर आ गए। अगर ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, तो कई बच्चों को लगता है कि अगर इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं, एग्जॉस्टिव यानी कि सारे आउटकम आ गए, तो भी तो सर 1 ही होगी ना 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 ना। तो क्या होएगा? अगर एक्सक्लूसिव ना होते तो देखो यहां पर कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 आ गए। यहां पर देखो कि एग्जॉस्टिव तो हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आउटकम है 6, और यहां पर 1 2 3 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम है, क्योंकि एक चीज कॉमन आ गई। तो ऐसे इवेंट्स के लिए ही फॉर्मूला बना है। वैसे ये फॉर्मूला हर एक इवेंट के लिए है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी है, टोटल 6 चीजें हैं, 3/6, मैं काट पीट कर नहीं लिखूंगा, 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं और इवेंट बी हो तो 4 आउटकम अपने फेवर में है, टोटल आउटकम 6 आ सकते हैं डाइस पर, 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होएगी क्या कि ए और बी में कॉमन कितने इवेंट है? सर एक ही कॉमन है, 3 और 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। ताकि इवेंट ए बी हो, इसमें क्या होता है, दोनों इवेंट होने होते हैं, इवेंट ए बी हो इवेंट बी भी हो, दोनों इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम है 6, हमारे फेवर में एक ही आउटकम है, 3 आएगा तो दोनों इवेंट हो जाएंगे। हाँ जी सर, तो 1/6। ठीक है, तो यहां पर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो रहा है? 4 और 3 7/6, क्योंकि एक चीज दोनों में काउंट होगी, तो इसीलिए ये है, इसीलिए ये फॉर्मूला बन रहा है 3/6 प्लस 4/6 7/6 माइनस 1/6। ठीक है, तो ये ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। देखो भाई, मैं 11वीं 12वीं 10वीं तीनों क्लास की प्रोबेबिलिटी करा रहा हूं, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि आप भी दिमाग लगाकर चीज़ों को समझें। पहली बार में इस चैप्टर को करोगे, मे भी कर तो आप सब कुछ लोगे, समझ आप सब कुछ लोगे, मे भी चीज़ें अरेंज ना हो आपके दिमाग में, जब एक बार दोबारा करोगे कुछ दिन के बाद फिर अरेंज हो जाएंगी। और एक और बात बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी को कराने का दी बेस्ट तरीका जो अवेलेबल है उससे करवा रहा हूँ। इस चीज़ को दिमाग से निकाल ही देना कि इससे बेटर तरीके से प्रोबेबिलिटी करवाई जा सकती है, क्योंकि मैं इस चैप्टर का फैन रहा हूँ बचपन से, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट रहा है। लॉजिकल है ना चैप्टर थोड़ा, तो जिसमें इंटरेस्ट होता है बंदा उसमें अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जब एक्सक्लूसिव होती हैं, जब चीजें एक्सक्लूसिव होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाती है, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उस केस में ये 0 हो जाता है। तो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 99% ऐसे होते हैं, जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन? जो इस तरह की, बॉल में से बॉल निकालनी है, ताश में से पत्ते निकालने, 99% कैसे आएंगे? जिनमें मैंने आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दी थी, जब वो बोले इवेंट ए और बी, और की जगह प्लस, इवेंट ए एंड बी तो एंड की जगह गुणा। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेकर आया हूं, ऐसा इवेंट जिनके अंदर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल, ताकि वैसा क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, और उसको आप पहचाने के कैसे वो ही बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ रहे हैं। एक और ये देख लें, हमने एक डाइस रोल करी है, तो डाइस रोल करने पर इवेंट ए है कि एन ओड प्राइम नंबर अपीयर, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ओड है। तो देखो प्राइम तो 2 भी है बट वो ओड नहीं है, तो 3 और 5 है इसके पॉसिबल आउटकम। एन इवन नंबर अपीयर्स, तो इवन नंबर है भाई साहब 2 4 और 6, ये इस इवेंट की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ए नंबर लेस देन 2 अपीयर्स, तो इस इवेंट की पॉसिबिलिटी है। लेस देन 2 तो भाई एक ही नंबर है 1। तो अगर आप और किसी भी डाइस को थ्रो करने पर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं आउटकम, इन्हीं में से कोई एक नंबर आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है। गंदी डाइस तो लेकर नहीं बैठे आप घर पे जिसपे √2 आ रहा हो, यही पॉसिबिलिटी है, एक डाइस फेंकते हैं तो। ठीक है,
तो 3 इवेंट भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इस टाइप से हो सकते हैं। क्लियर? तो क्या इन तीनों इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन है? देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। मैंने पॉसिबिलिटीज तो ठीक लिखे ना। एन ऑड प्राइम नंबर अपीयर, तो ऑड प्राइम तो 3 ही 5 ही होंगे। एन इवन नंबर अपीयर, 2 4 6 होंगे। ए नंबर लेस देन 2 अपीयर। ठीक, क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? जी हाँ, एग्जॉस्टिव है। तो अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मिलाकर क्या हो जाएगी? यानी कि तीनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी चीजें एक्स्ट्रा बारी काउंट नहीं होंगी। नहीं तो कॉमन वाली चीजें क्या होती हैं? घटानी पड़ती हैं। कोई भी चीजें एक्स्ट्रा बारी काउंट नहीं होगी। और एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि सारी पॉसिबिलिटी भी कवर होगी। तो यहां पर सारे इवेंट को जोड़ेंगे तो 6 के 6 पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर क्वेश्चंस, अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज इवेंट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं भाई टाइम लूंगा आपको प्रोबेबिलिटी कराने में। किसी को लग रहा है ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से पता है। तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ मंदा कर देना भाई। देखो मेरे दिमाग पे टेंशन मत दो कि ज़्यादा है कम है, मुझे पता है कौन सी चीज़ कितनी करवानी है। मैं आपकी टेंशन लूँगा भी नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिससे हमें पता चलेगा। देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों रेड हैं और बोथ आर किंग्स, या दोनों किंग हैं। मैं कितने कार्ड निकाल रहा हूं? मैं सिर्फ 2 कार्ड निकाल रहा हूं। या तो दोनों रेड हों, या तो ये काम हो, या फिर दोनों किंग हो, या ये काम हो। ये भी रेड हो, ये भी रेड हो, या फिर दोनों किंग हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब तक मैं क्या बोलता आया हूं? या तो ये इवेंट होगा या ये इवेंट होगा, इनमें से एक इवेंट हमें चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्लस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, जोड़ के उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या एग्जामिनर ने क्या बोला है? या तो ये हो या ये हो। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ये दोनों भी हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि किसी केस में ये दोनों भी हो रहे हो, कि मैं 2 कार्ड निकालूं, दोनों रेड भी आ जाएं, दोनों किंग भी आ जाएं। मैं पिक्चर लाया हूं? नहीं लाया, ठीक है। कार्ड की पिक्चर है क्या मेरे पास? क्या इज इट पॉसिबल कि अगर मैं 2 कार्ड निकालूं तो दोनों कार्ड रेड भी आ जाएं और किंग भी आ जाएं? इनकी शक्ल देखो। अगर ये वाला कार्ड आ जाए किंग हर्ट का और किंग ईंट का, ये डायमंड का, अगर ये 2 कार्ड निकला है, मैंने निकाला था, तो पहले वाला इवेंट भी हो गया और दूसरा भी हो गया। हो गया ना? हो गया, पहले वाला भी हो गया, दोनों रेड भी हैं, दोनों किंग भी हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ गया। अब यहीं पर, अब कई बच्चों को डर लगेगा कि अरे फिर अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। बताता हूं मैं आपको। देखो, अब तक जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे थे, इससे पहले मैंने जितने भी करवाए हैं, उनके ऊपर ये लगा कर देख लेना, अपने एग्जाम टाइप के ही क्वेश्चन है। और वो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक थैले के अंदर कुछ बॉल्स हैं, आपने 2 बॉल निकालनी है, ठीक है, आपने 2 बॉल निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों बॉल येलो हो या दोनों बॉल ब्लू हो? तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप 2 बॉल निकालो और वो दोनों येलो भी निकली, दोनों ब्लू भी निकली? या तो ये होगा, या दोनों येलो निकलेंगे, या ये होगा। इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब वो आप क्वेश्चन करो तो एक बार देख लेना कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है, निकल सकता है कि दोनों काम हो जाए। इस केस में हो सकता है। तो जब ये हो सकता है तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम सिंपली वही अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, या का मतलब होता है यूनियन। ये अपना पहला काम है, ये अपना दूसरा काम है। तो हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला काम या दूसरा काम, यानी कि यूनियन। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला काम, पहला इवेंट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा। अब तक मैंने आपको ये बताया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अपने एग्जाम में 99% क्वेश्चंस में। और एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर ये 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं हुए तो फिर पूरा फॉर्मूला चलेगा। चल तो पहले भी पूरा फॉर्मूला रहा था बट ये 0 था। अब की बार कुछ ना कुछ इनमें कॉमन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट काम इंटरसेक्शन सेकंड काम। क्या करूंगा, देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड रेड आए। 52 पत्ते हैं मेरे पास, तो 52 कार्ड्स हैं, तो मैं पहला पत्ता निकालने जा रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड आए। तो आपको पता है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 उसमें रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो पहला पत्ता मैं निकालने जा रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी है हाफ कि वो रेड आए। ओके जी, दो तरीके से मैं अब तक आपको ये करवाता रहा हूँ, एक फॉर्मूले से, वैसे पहले फॉर्मूले से करवा दूँ। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 कार्ड उठाओ और दोनों के दोनों रेड आए। तो 26 कार्ड हैं रेड, 26 कार्ड, उनमें से अगर 2 कार्ड उठ गए, कोई भी 2 उठ जाए तो दोनों रेड आ जाएंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है पहले काम की, ये है ये कि दोनों रेड आ जाए, कि पहले वाला काम हो जाए। अब मैं प्रोबेबिलिटी लिखूंगा कि दोनों के दोनों किंग आ जाएं। अगर दोनों के दोनों कार्ड, अपने पास 4 ही किंग होते हैं, उन 4 किंग में से उठ गए तो सेकंड वाला काम हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। माइनस क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला काम भी हो जाए दूसरा काम भी हो जाए। अगर जो 2 पत्ते मैं उठा रहा हूं वो दोनों के दोनों पत्ते यहां से उठ जाएं। अब मैंने रंगीन तो रहा नहीं बट वैसे ही समझा देता हूं। हाँ, ये लाल वाले थे ना नीचे, ऊपर ब्लैक वाले थे, कि अगर दोनों के दोनों पत्ते ये वाले उठ गए, यानी कि इन 2 पत्तों में से ही 2 पत्ते छट जाएं, यानी कि 2C2। तो मैंने ये लिख लिया ना ये सारे। ओके, नीचे मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो वैसे प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स, बट नीचे मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखूंगा। अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बटे में d, तो इसका मतलब यही है a बटे डी प्लस बी बटे डी प्लस सी बटे डी। तो ये फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम प्लस फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम, तो ये प्रोबेबिलिटी हो रही है। ठीक है, टोटल कितने तरीके हैं 2 कार्ड निकालने के 52 पत्तों में से, 52C2, 52C2। अब आ जाएगा आपका उत्तर। ये टोटल तरीके हैं, ये तरीके हमें चाहिए। ये एक तरीका 2 जगह, जो भी कॉमन तरीके हैं ये 2 जगह काउंट हो जाते हैं। मैंने आपको सेट की अंडरस्टैंडिंग भी बताई, तो मैंने घटा दिया कि 2 बार काउंट ना हो। बस उत्तर कर डालें क्या। देखो भाई करते हैं, 26C2 क्या होएगा, 26 × 25 बटे 2, तो 13 × 25 साइड में लिख लेता हूँ मैं। 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26 और 6, 4C2 विल बी 4 × 3 बटे 2, 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 2C2 तो 1 हो ही जाएगा, ये घटाना है। 6 में से 1 गया 5, तो 330। सही जा रहा हूँ क्या, लग तो नहीं रहा वहाँ पे। 330 बटे में 52C2 होएगा। अगर नीचे 2 है तो 52 × 51 बटे में 2 फैक्टोरियल, जो कि ऊपर चला जाएगा। देखते हैं कुछ कटेगा कि नहीं। 3 से जाएगा 11 पर, 3 से जाएगा 17 पर। मैंने 1 2 यहाँ से उठाया, 1 2 यहाँ से उठाया, 4 हो गया मेरे पास, 4 से काट दिया 13, तो 55 बटे 221 आ गया, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाऊँ अब मैं। ठीक है, अगर आप बोलो सर बिना फॉर्मूले के करके अगर आप दिखाते तो कैसे होता, तो वो ही बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन 49 कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों रेड आ जाएं या दोनों किंग आ जाए। तो एक और काम हो सकता है कि दोनों रेड भी आ जाएं किंग भी आ जाएं, है? तो इस काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने पहले पत्ता निकाला वो रेड निकला, यानी कि 26 बटे 52। 52 के अंदर 26 कार्ड्स ऐसे हैं जो रेड हैं। मैं काट के 1/2 लिखता रियल एग्जाम में, लेकिन आपके समझाने के लिए। तो अगला कार्ड भी रेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड तो रह गए टोटली क्या 1। 2 पत्ते निकाले ना, एक निकाल के अपने हाथ में रख लिया, दूसरा भी लाल ही निकालना है। तो 51 कार्ड बच गए और रेड पत्ते बच गए 25। प्लस में ये तो मैंने लिखी है, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये तो मैंने लिखी है इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी, प्लस में मैं करूंगा इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड किंग आए? तो सर 4 ही किंग हैं 52 में से। अब वो तो आपने निकाल के रख लिया, आ गया किंग। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी किंग आए? तो सर अब 3 किंग बच गए, क्योंकि एक तो हमने निकाल के रख लिया, और टोटल बत्ते हो गए 51। ओके सर, अब मैं करूंगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 एंड इवेंट 2, यानी कि इवेंट 1 इंटरसेक्शन इवेंट 2। तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल इवेंट है कि दोनों रेड भी हो, दोनों किंग भी हो? हाँ सर, अगर दोनों रेड वाले किंग आ जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं पहला पत्ता निकालूं और वो रेड वाला ही किंग हो? तो सर 2 पत्ते हैं, 2 पत्ते हैं जो रेड भी होते हैं किंग भी होते हैं, उन 2 में से कोई भी एक पत्ता आया तो सर बात बन जाएगी आपकी। मैं यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि रेड भी हो पत्ता, किंग भी हो, ठीक है। तो सर 2 पत्ते हैं, उनमें से कोई एक पत्ता निकल आया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा पत्ता अब मैं निकालूं वो भी रेड हो और किंग हो? तो सर अब एक ही पत्ता बचा होगा जो रेड भी है किंग भी है। हो सकता है मैंने पहले हर्ट वाला निकाल लिया और डायमंड वाला निकाल लिया हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं यहां पर पत्ते को इस बेस पर नहीं निकाल रहा कि पहले हर्ट निकालू डायमंड निकालू, मैं बोल रहा हूं कि पत्ता रेड भी हो किंग भी हो। पहला पत्ता मैंने इस बेस पे निकाला, दूसरा पत्ता मैंने निकाला कि रेड भी हो किंग भी हो। तो ऐसे 2 पत्ते थे जो रेड भी हैं किंग भी हैं, तो 2 बटे में टोटल नंबर ऑफ पत्ता थे 52। अब एक ही पत्ता बच गया क्योंकि एक में निकाल चुका हूं, टोटल पत्ते हैं 51। इसको सोल्व करोगे सेम उत्तर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ओके। एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, अब तक हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए 99% जो आपके एग्जाम में आएंगे वो हमने 3 ही क्लास में कर दिए, तो ठीक है सर वही करके चला जाऊं। 2 क्वेश्चन आने प्रोबेबिलिटी के, मान लो एक क्वेश्चन एंड की 2 क्लास से आ गया, आपके लिए तो 50% मार्क आ गए ना। आप 99% पॉसिबिलिटी है, बट आपके लिए तो वो एक क्वेश्चन आ गया, तो नहीं छोड़ सकते आप, सीरियस स्टूडेंट हो तो। करूं, ठीक है। इसने बताया है ABC आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। और उसने बताया 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया, जब भी चीज़ों को वो ऐसे दे तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। मान लो मैंने आपको ऐसे दिया कि 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू z, यानी कि 1z, तो मैंने बोला इनके जो भी कोफिशियंट हैं उनका एलसीएम लेके डिवाइड कर दो। तो आप डिवाइड करोगे 3, 2 और 1 के एलसीएम यानी कि 6 से, तो आपको मिलेगा x बटे 2 इज इक्वल टू y बटे 3 इज इक्वल टू z बटे 6, यानी कि आपको x, y और z का रेशियो मिल गया। ये हम रेशियो के अंदर अब से पहले प्री में आप कर चुके हो गए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसने हमें इनकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो बता दिया इन ए वे, ठीक है जी। और हमें इतना पता है कि ये जो तीनों इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। कुछ इससे ध्यान आ रहा है? एक्सक्लूसिव भी हों और एग्जॉस्टिव भी हों तो उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। आपको उनकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो मिल गया, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम मिल गया, तो सम को तोड़ेंगे रेशियो में। एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। और मुझे इतना पता है, अब मैं इसका कोफिशिएंट है 3, इसका 2, इसका 1, तो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3 दूनी 6 बटे में 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बटे में 2 3 6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बटे में 6। तो मुझे PA PB PC का रेशियो मिल गया। एग्जाम में आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई। इज इक्वल टू 2:3:6। और मुझे इतना ही पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1। 3 चीजों का सम पता है, उनका रेशियो पता है, तो 1 को इस रेशियो में तोड़ना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A किस चीज के बराबर है? तो देखो 6 और 3 9 और 2 11, टोटल 11 अगर इन सब का सम अगर 11 है तो उसमें से 2 हिस्से A के हैं। A की वैल्यू है 2/11, किसके? इनके सम की। जो भी इनका सम है, इनका सम 11 है तो A की वैल्यू 2 है, इनका सम तो 1 है, तो 2/11। आंसर इज 2/11। अब वो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूछे, A माइनस B पूछे, A प्लस C पूछे, वो उसकी टेंशन, आप जवाब दे दोगे। क्लियर है ब्रदर? और आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, जरूरी बात है। देखो मैंने आपको स्ट्रेटजी के अंदर ये बताया है कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे क्या पढ़ें और क्या छोड़ें,
एक तो इस चीज़ को बहम से निकाल लो कि मैंने कोर्स ले लिया तो मैं सारा कोर्स पढ़ूंगा। कोर्स आपने इसलिए लिया है कि आपकी तैयारी में मदद हो, इसलिए नहीं लिया कि पीछे चले जाओ। तो मदद कब होगी? जब आप सेलेक्टिव पढ़ोगे। ठीक, आपको दी बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, इससे बेस्ट कंटेंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, ये मेरी मेहनत, मेरा बिताया हुआ टाइम बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, उस पर भरोसा करो। तो उसको आपने अब बढ़िया तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो वाले टॉपिक जो टीयर 2 में न्यू है, मैं स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ। दूसरे पर वो पढ़ेंगे वो वाले टॉपिक जो वेटेज के कारण इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको मिल जाएगा कौन से न्यू है, कौन से इंपॉर्टेंट है। तीसरे पर हम पढ़ेंगे वो वाले टॉपिक जो वीक है, और चौथे पर जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं। अगर आपको टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इनका आप रिवीजन कर सकते हो। कैसे रिवीजन कर सकते हो बताता हूँ। अगर सबसे तेज आपको रिवीजन के लेवल्स बताता हूँ मैं, रिवीजन लेवल्स किस किस लेवल पर आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप उसके क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे क्योंकि मॉक के थ्रू तो क्वेश्चन हो ही जा रहे हैं, एज ए चैप्टर आप उसको नहीं करना चाह रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स को पढ़ लो। ये सबसे छोटा रिवीजन है जो आज आप कर सकते हो। या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा रिवीजन अगर आपने करना है तो आप क्या करो, आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लो। ठीक है मेरे भाई, इससे थोड़ा सा बड़ा रिवीजन अगर आपने करना है तो आप क्या करो, अपनी क्लास की बोर्ड एनोटेशंस जो हैं, मतलब आप क्या करो, क्वेश्चन सोल्विंग विद बोर्ड एनोटेशन पीडीएफ्स। मेरा मतलब क्या है मैं बताता हूं। आपने अपनी प्रैक्टिस शीट का प्रिंट आउट निकलवा रखा होगा। एक बच्चा बोल रहा था मैं प्रिंट आउट निकलवाऊं ना निकलवाऊं, कोर्स अपडेट हो रहा है। ये छोटी छोटी टेंशन हो गया यार, 10-15 रुपए ज़्यादा लग जाएंगे, लगा लो ना। ये मत बोलना सर आपको रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस बैकग्राउंड से उठाऊँ ना भाई, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनसे नीचे से ही उठाऊँ मैं। ठीक है, वो कहानी बाद में मैं बताता रहूँगा, कई बार मैं आपको बताता भी हूँ। तो मुझे पता है 15, 20, 100, 200 रुपये मैं इन्वेस्ट करता था एजुकेशन पर, भले ही मैं खाना कम खा लूँ। ठीक, तो आप एक प्रैक्टिस पीडीएफ है अपनी, जो एक पेज पर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसे प्रिंट कराओ। बोर्ड के एनोटेशन को प्रिंट मत कराओ, प्रैक्टिस पीडीएफ प्रिंट करा ली, उससे क्वेश्चन करो, कर लिया। और बोर्ड की जो एनोटेशन है उससे, पर इससे तो आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सोल्व मत करो, प्रैक्टिस पीडीएफ से क्वेश्चन को देख लो कि ये ऐसे होएगा, और आप नज़र मार लो बोर्ड एनोटेशन के ऊपर। क्वेश्चन को करो मत, कई बार आप नज़र मारते हो ना, हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर बोर्ड एनोटेशन के ऊपर नज़र मार लो। ठीक, वो फ़ोन में नज़र मार लो, ये प्रिंट आउट है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेथड में से एक बार निकल जाओगे, इससे थोड़ा सा बड़ा रिवीजन जल्दी ही निकल जाओगे। नज़र मारोगे तो अरे हाँ ये रेशियो में क्या क्या है, जो मैंने बोर्ड एनोटेशन पर आपको मिलेगा वही है। हाँ यार, एक तो ये था, एक ये था, एक ये था। कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं बोर्ड एनोटेशन से, और साथ में क्या है, आपको क्वेश्चन भी, अच्छा ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक, जल्दी रिवाइज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो ये है रिवीजन के लेवल। जितना डीप करना है उसके हिसाब से कर लो, कितना वीक है, कितना क्या है, ये तो करने ही करने हैं, बाकी टाइम इसके हिसाब से देंगे। किसी ने मैथ को बिल्कुल ही वीक छोड़ रखा है तो मुश्किल है उसके लिए मेंस का निकलना, बट अब उसको सारा पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल हो या आसान हो। ठीक, आगे बढ़े। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस की, जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस अपने एग्जाम में, लेकिन मैं उनकी वैरायटी जो है वो वाइड रखूँगा। ठीक है, वाइड वैरायटी, यानी कि कभी किसी चीज़ का पूछ लिया, कभी किसी चीज़ का पूछ लिया, ताकि हर तरह के क्वेश्चन से आप वाकिफ हो जाएं, आप उसको जान लेगी, हाँ यार ये ऐसा है। ठीक है, चलो, तो अब हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे। A box contains 5 green, 4 yellow and 3 white marbles. 3 marbles are drawn at random. 3 मार्बल रैंडम में ड्रॉ की हमने रैंडमली। What is the probability that they are not of same color? कि वे सेम कलर की नहीं है। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? They are not of same color. ठीक है, तो इसका मतलब समझो जरा, वे सेम कलर की नहीं हो, यानी कि हमने जो 3, कितनी मार्बल निकाल रहे हैं हम, 3, जो 3 मार्बल निकाली हैं वो तीनों सेम कलर की नहीं होनी चाहिए।
ये नहीं बोल रहा कि तीनों अलग अलग कलर की होनी चाहिए। कई बच्चों को ये लगेगा अच्छा एक ग्रीन होनी चाहिए, एक येलो, एक व्हाइट, तीनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर 2 येलो हो, एक ग्रीन हो, तो क्या ये तीनों सेम कलर की है? नहीं सर, तो ये चल जाएगा। अगर एक येलो हो, 2 ग्रीन हो, तो चल जाएगा। अगर एक येलो हो, एक ग्रीन हो, एक वाइट हो, तो भी चल जाएगा। अगर 2 ग्रीन हो, एक वाइट हो, तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी भी तीनों सेम कलर की नहीं है। ठीक है सर, तो ये तो बहुत सारे केस हो गए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर ये वाला केस आपको लगे यार इसमें तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसके ऑपोजिट वाला देखो, वो बोल रहा है तीनों सेम कलर की नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलो तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो तीनों सेम कलर की होनी चाहिए, तो यहां पर वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। मान लो मैं इस इवेंट को मान लूं इवेंट ए। इवेंट ए है कि तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। यहीं पर लिख देता हूं, इवेंट ए क्या है कि ऑल 3 नॉट ऑफ सेम कलर, ये इवेंट ए है। तो इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑल 3 ऑफ सेम कलर, सारी सेम कलर की हैं। सारी सेम कलर की हैं वो वाला आउटकम मैं ले लूंगा, उसके अलावा वाले बाकी आउटकम की मुझे संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी सेम कलर की हों, ये कैसे पता चलेगा? देखो इसका क्या, कैसे होंगी सारी सेम कलर की? या तो तीनों की तीनों ग्रीन हो, या फिर तीनों की तीनों येलो हो, या फिर तीनों की तीनों व्हाइट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना तीनों ग्रीन भी हो और तीनों येलो भी हो, ये कैसे हो सकता है? या तो एक बॉल ग्रीन हो गया, येलो होगी, तो और वर्ड आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस में इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश। ओके जी, तो तीनों ग्रीन हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 ग्रीन है, तो तीनों की तीनों बॉल इन 5 बॉलों में से छट गई तो तीनों ग्रीन हो जाएंगी। तो कितने तरीकों में छट सकती हैं? 5C3। अब मैं 2-2 तरीके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कर ही लोगे, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट पहले डेवलप हो चुका है। या तो तीनों ग्रीन हो, या तीनों येलो हो, या तीनों वाइट हो। तीनों के येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने वेज में तीनों येलो हो सकती हैं? जब तीनों की तीनों बॉल इन 4 येलो बॉल में से छटे, तो 4C3। प्लस में तीनों बॉल वाइट हो, जब तीनों की तीनों बॉल इन 3 वाइट बॉल में से छटे, यानी कि इन 3 में से उठे, यानी कि 3C3। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज लिख लिया मैंने, तीनों बॉल कैसे आ सकती हैं सेम कलर की। बटे में 3 बॉल छाटने के टोटल कितने तरीके हैं? तो ये तो मैंने लिखे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यार टोटल बॉल है 5 और 3 8 और 4 12, 12 में से 3 बॉल छाटने के कितने तरीके हैं? 12C3। अब आपको पता है सी के नीचे 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आता है, इस संख्या के नीचे भी 3 फैक्टोरियल आएगा, इसके नीचे भी 3 फैक्टोरियल, इसके नीचे भी 3 फैक्टोरियल, और इसके नीचे भी 3 फैक्टोरियल। तो हमें वो लिखने की भी जरूरत नहीं है अगर हम चाहें तो, ठीक, या फिर सोल्व करके लिख भी सकते हो। 5C3 क्या होगा? 3 टर्म तक ऐसे मन ही मन में आप निकाल सकते हो कि 5 × 4 × 3, 1 2 3, 3 टर्म तक जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 2, तो ये होएगा 10। प्लस में 4C3, 4C1 के बराबर होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कर चुके हैं, तो 4C1 यानी कि 4, और 3C3 होगा 1, बटे में 12C3 यानी कि 12 × 11 × में 10, 3 टर्म तक गया, 12 11 10, और ऊपर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और ये क्या है? ये है 15। तो ये आ गया आपका उत्तर, दी उत्तर इज हेयर। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 बटे में 11 चौके 44। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि तीनों सेम कलर की ना हो, तो हो जाएगी 1 - 3 बटे 44, यानी कि 41 बटे 44। ठीक है, ये थोड़ा सा निकाले, मतलब आपको टेक्स्ट सारा दिख रहा है बट फिर भी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको ना। लेट मी एडजस्ट। अभी ठीक है।
अभी आपको सारा दिखेगा। बोर्ड में आपको लग रहा होगा रकम कट गई, लेकिन कट नहीं रही थी भाई अब तक, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ए पिगी बैंक हैज 12, 5 एंड 7 coins ऑफ ₹10। ₹10 के 12 कॉइन है, ₹5 के 5 कॉइन है, ₹2 के 7 कॉइन, ठीक है जी। इफ 2 coins are drawn at random, then what is the probability that one is ₹10 coin, एक कॉइन 10 रुपए का है, एंड अदर वन इज ₹5 कॉइन, दूसरा कॉइन 5 रुपए का कॉइन, ठीक है। एक कॉइन 10 रुपए का है, एक कॉइन 5 रुपए का है। जब हम ऐसे करते हैं फॉर्मूले से तो हमें ऑर्डर का ध्यान रखना नहीं पड़ता, जब हम कंसेप्ट से करते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो किसी भी एक वे से करवाया करूंगा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में आगे, ठीक है जी। तो 2 कॉइन निकालने, एक 10 रुपए वाले कॉइन में से आना चाहिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखूंगा। तो ये एक कॉइन कहां से आना चाहिए, 10 रुपए के कितने कॉइन है 12, तो एक कॉइन आना चाहिए इन 12 कॉइन में से, और दूसरा कॉइन आना चाहिए। अब एक और बात बताऊं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, तो इसमें कई बच्चों को लगा होगा यार कॉमन वाला भी काटना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा था क्या, ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉल ग्रीन भी हो, तीनों येलो भी हो, तीनों व्हाइट भी हो, नहीं तो हमें कॉमन वाला नहीं काटना पड़ा। ऐसे आते हैं जनरली अपने एग्जाम में क्वेश्चन। यहां पर भी अगर मैं 2 कॉइन निकाल रहा हूं तो या तो 2 कॉइन निकाल रहा हूं, एक कॉइन 10 का होगा, एक कॉइन 5 का होगा, बस खत्म। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में गुणा कर दूंगा। एक कॉइन मुझे 10 रुपए का चाहिए, एंड और नहीं है, एंड दूसरा कॉइन मुझे 5 रुपए का चाहिए, एंड है तो जस्ट मैं गुणा कर दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक। और जब भी आपको डाउट होना चाहिए, जब भी बीच में और आए, और कि कहीं इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, या तो ये हो या ये हो, ऐसा तो नहीं हो रहा कि दोनों इकट्ठे हो सकते हो किसी तरीके से, तो बस वो विरला ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब करें। तो एक कॉइन तो इन 12 में से छटेगा, दूसरा कॉइन छटेगा। 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपए के 5 कॉइन है, उन 5 में से एक कॉइन छटे, 5C1। टोटल कितने तरीके से 2 कॉइन छट सकते हैं, तो भैया टोटल कितने कॉइन है, 12 और 5 17 और 7 24, इन 24 में से 2 कॉइन, ये आपका उत्तर हो जाएगा जी। तो 12C1 इज 12, 5C1 इज 5, 24C2 24 इंटू 23 बटे में 2 फैक्टोरियल को मैं ऊपर ले गया, ठीक है। 12 दूनी 24, 5 बटे 23 उत्तर है। आगे बढ़ूं, और मुझे आपका फीडबैक चाहिए। बहुत सारे सीरियस बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, अपने साथ एक प्रॉब्लम भी है, वो फालतू के कमेंट करते नहीं है कि मैं उनको बोलूँ तुम कमेंट करना। उनको अच्छा लगता है, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बट बोल के बताते नहीं है। बट ये फालतू की चीज़ नहीं है भाई, मेरे को नीड होती है इस चीज़ की। नीड क्या होती है, इसके बेस पर एक तो मैं ये चाहता हूँ ना चीज़ें एफिशिएंट हो, तो इसके बेस पर मैं आगे डिसाइड करता रहता हूँ चीज़ों को। और दूसरा, अगर चीज़ें सही भी जा रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, मुझे ही पता है समझ में आ रही है, पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, बट सामने से एक वैलिडेशन भी मिल जाती है, तो फिर और काम करने का दिल करता है कि अरे सही जा रहा है, चलो लगे रहे, है ना। तो पक्का फीडबैक दो अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है पेड बच्चों वाला, उसके अंदर, ठीक। बताओ कि ये प्रोबेबिलिटी की क्लास देख की, क्लास वाइज बता दिया करो, और मुझे समझ में आया, या मुझे ये प्रॉब्लम हुई, आप ऐसा बेटर कर सकते थे, क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ठीक। ओके। A box has 3 red balls, 5 green balls, a few blue balls are added to the box। तो इसके पास रेड बॉल है बॉक्स के अंदर 3, और ग्रीन बॉल्स हैं इसके अंदर कितनी, 5। ए फ्यू ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स इसने डाल दी, ठीक है, पता नहीं कितनी। सच दैट द ब्लू बॉल्स आर ड्रॉन आउट, सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लू बॉल्स आर ड्रॉन आउट बिकम 1:3। ये बोल रहा है मैंने इतनी ब्लू बॉल डाल दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 1/3 है। मान लो एक डिब्बे के अंदर कुछ रेड बॉल है, कुछ ग्रीन बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है, आपने एक बॉल निकाली, है ना, आपने एक बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लू होगी। आप कैसे निकालते हो, तो आप निकालते हो कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, भाई कितनी ब्लू बॉल्स हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बटे में टोटल बॉल्स, ऐसे ही निकालते हो। ब्लू बॉल के निकलने की ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टोटल बॉल अगर 3 है तो ब्लू बॉल 1 है, ये रेशियो है, प्रोबेबिलिटी रेशियो परसेंटेज, यही तो होता है।
तो टोटल बॉल अगर 3 हैं तो ये कहना चाह रहा है कि ब्लू बॉल 1 है, ठीक। तो अगर ब्लू बॉल 1 है तो यानी कि ये वाली बॉल 2 है रेशियो के अंदर, ठीक। तो 5 और 3 8, 2 का 4 गुना है तो 1 का 4 गुना, ये रेशियो ही है ना 2:1 और 3, तो 2 का 4 गुना है रियल वैल्यूज 5 और 3 8, तो 1 का 4 गुना 4, ठीक है। ब्लू बॉल उसने 4 डाली है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एडिड टू द बॉक्स, दैट इज ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ जाए। तो अब मैं एक्सटेंसिवली इसीलिए करवा रहा हूँ कि हर तरह के क्वेश्चन से मैक्सिमम मैं आपको तैयार करके भेजूँ, आप 2 क्वेश्चन करके आओगे प्रोबेबिलिटी के, खत्म बात। ये शॉपकीपर हैज 120 फोन, सम आर सैमसंग एंड अदर आर नोकिया, कुछ सैमसंग के हैं कुछ नोकिया के, 120 फोन है भाई के पास, ठीक है। 60 मोर सैमसंग फोन्स आर बोट बाय द शॉपकीपर, 60 और फोन ले आया, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग ए सैमसंग इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है पहले तो वो बता दूं। उसके पास कुछ सैमसंग के फ़ोन है कुछ नोकिया के फ़ोन है। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि अगर उसके पास 100 सैमसंग के हैं और 50 नोकिया के हैं तो सैमसंग का फ़ोन बेचने की डबल प्रोबेबिलिटी है। अगर उसके पास इसके भी 10 फ़ोन है इसके भी 10 फ़ोन है तो एक कस्टमर आएगा तो वो सैमसंग का लेगा या नोकिया का लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50-50%, क्योंकि बराबर नंबर ऑफ फ़ोन है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कस्टमर रैंडमली बाई कर रहा है ना, ठीक है जी। इनके नंबर पर डिपेंड कर रही है कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। तो उसके पास पहले 120 फ़ोन थे, तो मान लो सैमसंग के फ़ोन थे x, तो नोकिया के फ़ोन होंगे 120 - x, ठीक है। इफ़ 60 मोर सैमसंग फ़ोन्स आर बोट, अब वो 60 और सैमसंग के फ़ोन ले आया, तो अब सैमसंग के फ़ोन कितने हो गए, यही है ना। इफ़ 60 मोर सैमसंग फ़ोन, अब सैमसंग के फ़ोन हो गए 60 + x, और नोकिया के फ़ोन तो उतने ही रहेंगे भाई 120 - x, ठीक है। Then the probability of selling a Samsung is now double of what it was before। तो पहले जो सैमसंग की प्रोबेबिलिटी थी अब डबल है। तो पहले सैमसंग फोन बेचने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले टोटल फोन कितने थे, पहले टोटल फोन थे 120, सैमसंग के फोन थे x, तो पहले सैमसंग के फोन के बेचने की प्रोबेबिलिटी थी x बटे 120, टोटल फोन थे 120 उसमें से सैमसंग के x हैं। इसके कंपैरिजन में आज की प्रोबेबिलिटी डबल है। आज की प्रोबेबिलिटी क्या है, आज की प्रोबेबिलिटी है कि आज सैमसंग के फोन है 60 + x, और टोटल फोन कितने हैं इनको जोड़ लो 120 + 60, इनको क्या ही जोड़ना है, अब 60 फोन और लाया है ना इसके बाद, तो टोटल फोन है 180, तो बटे में 180। ये आज की प्रोबेबिलिटी है, पहले की प्रोबेबिलिटी है, तो पहले वाली से डबल थी आज की प्रोबेबिलिटी, खत्म कर दें। 60 दूनी 60 दिए 2 से 2 कट गया, ये इधर आके हो जाएगा 3x, x इधर आएगा तो 2x = 60, ठीक है। तो x = 30। क्या पूछ रहा हो, फाइंड द नंबर ऑफ नोकिया फोन्स द शॉपकीपर हैज, उसने बताया था अगर सैमसंग के और 60 ले आऊं तो, ठीक है, यानी कि वो लाया नहीं है, तो एक्चुअल में उसके पास सैमसंग के इतने हैं नोकिया के इतने हैं। तो अगर x सैमसंग की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू 120 - 30 90 हो जाएगी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊं। The probability of Mihir solving a question is 5/8. He appears for an exam which has 3 questions. एग्जाम में 3 क्वेश्चन हैं। What is the probability that he will not be able to solve any question? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक भी सोल्व नहीं कर पाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा। क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो इसको भी सोल्व ना कर पाए, एंड वो इसको भी सोल्व ना कर पाए, एंड वो इसको भी सोल्व ना कर पाए। तीनों काम कर रहे हैं ना, कोई भी सोल्व नहीं करना, ऐसा तो नहीं है ना, या तो इसको सोल्व ना कर पाए या इसको, ऐसा तो नहीं है। उसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए, यानी कि तीनों सोल्व ना कर पाए। ये तीनों काम होने हैं कि ये भी सोल्व ना हो, ये भी सोल्व ना हो, ये भी सोल्व ना हो, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को गुणा कर देंगे। तो उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। इसका मतलब है कि 8 बार अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है किसी को, तो 5 बारी में तो वो सोल्व कर देता है, 8 बार कोशिश करता है तो, और 3 बारी वो सोल्व नहीं कर पाता, तो ना सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। ऐसे 1 - 5/8 से आप निकाल सकते हो, बट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 8 में से 5 बार सोल्व करता है, 3 बार नहीं करता।
इस काम के क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो, 3/8, ये भी सोल्व ना हो 3/8, ये भी सोल्व ना हो, तीसरी भी 3/8, तो तीनों प्रॉब्लम सोल्व ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 27/512। आगे बढ़ जाऊं, और यहां पर हिंदी में वह किसी भी प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएगा, किसी भी। 3 बॉयज A, B एंड C एंड 4 गर्ल्स, 3 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, सिट इन ए रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट C एंड G ऑलवेज सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि C और G हमेशा इकट्ठे बैठे। प्रोबेबिलिटी वैसे होती क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने टोटल आउटकम्स हैं। क्या यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट C एंड G सिट टुगेदर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि C और G टुगेदर बैठेंगे, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसने रैंडमली इन लोगों को बिठाया, वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दो बंदे इकट्ठे बैठेंगे, तो उसने इन लोगों को बिठाया, तो इन लोगों को बिठाने के कितने तरीके हैं, या फिर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इन 7 लोगों की, 7 लोग हैं, पूरा नहीं लिखूंगा मैं बोल रहा हूं, टोटल कितने तरीकों में बैठ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 7 पीपल कैन सिट, और ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच C एंड G विल सिट टुगेदर। ऐसे कितने तरीके हैं कि C और G जिसमें इकट्ठे बैठेंगे, हो सकता है मान लो टोटल 10 तरीकों में ये लोग बैठ सकते हों, और 2 ऐसे तरीके हैं जिनमें C और G इकट्ठे बैठेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, टोटल आउटकम 10 है और 2 हमारे फेवर में 1/5, तो ये करना है। अब मामला क्या है कि ये लोग कितने तरीकों में बैठे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है, इक्वेशन तो जी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का है मेनली, तो इसलिए मैं वो चैप्टर करवाता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछ सकता है, ये टॉपिक एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, ठीक है, कर लूँ फिर, ओके जी। तो पीएनसी में हमने किया है टोटल कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, कैसे बैठ रहे हैं ये, इन ए रो, लाइन में बैठ रहे हैं, सर्कल में बैठते तो अलग होता, हमने किया है पहले, ठीक है। तो कितने वेज में बैठ सकते हैं भाई, 3 बंदे ये हैं, 7 बंदे ये हैं, क्या कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, ऊपर वाली टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं ना विदाउट एनी कंडीशन कि कितने तरीकों में बैठेंगे, तो 7 बंदे हैं, 7 फैक्टोरियल वेज में बैठ जाएंगे एक रो में, ठीक है जी। अब कंडीशन है कि C और G को तो भाई इकट्ठे बिठाना है, तो इसका मतलब ये है कि C और G, मैंने आपको बताया था, इनको एक बोरे में बंद कर दो और बाकी जो भी लोग हैं उनको अलग रखो, A और B हो गया, एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है बस, और D, E और F हो गया। तो एक्चुअल में इनको एक बोरे में बंद कर दो, बोलो इनको तो इकट्ठे ही रे, तुम बैठो इकट्ठे हैं, तो टोटल अपने पास कितनी चीजें अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5, और ये पूरा बोरा 6, बोरे को खोल दिया तो अलग अलग हो जाएंगे, हम नहीं चाह रहे अलग हो, भले में बोरे में बंद करना पड़े, क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल वेज में ये 6 चीजें अरेंज हो सकती हैं। लेकिन एक बात है कि C और G आपस में बोरे में ऐसे बैठे हैं C और G, या फिर ऐसे बैठे हैं G और C, ये अरेंजमेंट तो हो सकती है, ये ऐसे बैठेंगे तो भी ये इकट्ठे ही हैं, तो गुणा में 2 बंदे आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं, या फिर आपको दिख रहा है C और G, G और C, साफ भी दिख रहा है 2, तो ये है उत्तर। तो अब देखो 7 फैक्टोरियल को मैंने कैसे लिख दिया, 7 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, उत्तर इज इक्वल टू 2/7, उत्तर इज इक्वल टू 2/7, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं मैं, A 2-digit number is formed from the digit 4, 5, 6 and 7. Find the probability that the number is divisible by 3 if repetition of digits is allowed. Digits की repetition allowed है। क्वेश्चन क्या है कि इनका यूज करके एक 2-digit नंबर हमने बनाना, कैसे सर, जैसे 4 और 5 को यूज करके ऐसे बना लो 45, या ऐसे बना लो, या 4 को ही 2 बार यूज कर लो क्योंकि उसने बोल रखी है रिपीटेशन अलाउड है,
तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। वो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 निकलेगा। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है कि टोटल 2 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं। टोटल 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, जितने बनाए जा सकते हैं। और ऊपर मैं लिखूंगा 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 जो बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट के, और टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जो 3 से डिविजिबल है यहां से 2 डिजिट के। ये टोटल आउटकम है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। अब हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल फाइट ब्रेन, ठीक है, दिमाग लड़ाएंगे अब हम। ओके, तो यार कितने डिजिट हैं टोटल? टोटल डिजिट हैं जी 1 2 3 4, ठीक है। और मुझे एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, उसका सिंपल मतलब होता है कि आपको ये 2 जगह फिल करनी है। एक जगह 4 रख दो, एक जगह 3, बन गया 2 डिजिट नंबर। तो इस जगह को मैं कितने तरीकों में फिल कर सकता हूं? अगर 0 होता तो यहां पर नहीं आ सकता, पीएनसी में हमने किया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं वो सारे क्वेश्चन जो पीएनसी में मैंने आपको करवाए हैं उनको भी ऐसे वो यूज कर सकता है। ये क्वेश्चन जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन दोबारा तो नहीं करवाना, ठीक रहेगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। तो वो कंसेप्ट आपने वहां पर सीखा है, तो इसीलिए ये आपस में इकट्ठे चलते हैं चैप्टर, ठीक है। तो इस जगह पर कितने डिजिट आ सकते हैं? इन 4 में से कोई भी एक रख दो जी, 4 5 6 7 में से, ठीक है। इस जगह पर कितने डिजिट आ सकते हैं जी? 4 में से कोई भी एक रख दो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, दोबारा सेम डिजिट को मैं रख सकता हूं। तो टोटल 16 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ओके, अब 3 से डिविजिबल कितने 2 डिजिट बनेंगे? तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बनाता हूं। अब मुझे एक एक करके बनाने पड़ेंगे, सम ऑफ डिजिट की बात है, तो ये मत सोचना कि कोई फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो मान लो एक डिजिट, मैं सबसे छोटे से स्टार्ट हो जाता हूं, ऐसे लाइन में लगूंगा एक पैटर्न में। पहला डिजिट 4 है, तो क्या दूसरा डिजिट 4 हो सकता है? डिजिट तो 4 हो सकता है, बट क्या ये 3 से डिविजिबल बनेगा? 4 और 4 8 नहीं बनेगा सर। तो मैं सारे लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। 4 और 5, हाँ जी सर ये बन जाएगा। तो अभी तुरंत 5 और 4 भी कर देना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट इनका 9 है, तो पलटने पर भी 9 ही रहेगा। तो 7 के साथ दूसरा केस भी मैं कवर करके चल रहा हूँ। ओके, 4 और 6 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 7 11, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 और 7 नहीं बना, तो 7 और 4 भी नहीं बनेगा। तो मुझे वापस भी नहीं आना पड़ेगा, मैं 7 के साथ केस लेके चल रहा हूँ। अब 5 और 4, अगर देखो मैं पहले 4 और 4 बनाया, 4 और 5, 4 और 6, 4 और 7। अब मैं बनाऊंगा 5 और 4, लेकिन 5 और 4 अगर पॉसिबल होगा तो मैंने पहले ही ले लिया होगा, नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया होगा। तो आपको बैक आने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 5 और 5, 5 और 5 10, 55 तो नहीं है डिविजिबल। 5 और 6 11, 5 और 7 12, हाँ जी 57 बन सकता है, तो 7 और 5 भी बन जाएगा, ठीक है। अब 6 और 6 बन सकता है सर। अब इसको मत पलटना, ये वाला 6 आगे, ये वाला पीछे, एक ही बात है। 6 और 7 13 होता है, नहीं बनेगा। अब 7 और 4 चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैक में भी मैं सारे बना चुका हूं। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 3 से डिविजिबल नंबर बनेंगे, उत्तर इक्वल टू 5/16। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें, उसके हिसाब से मैं वीडियो की लेंथ रखूंगा। ओके, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो और करें हम मिनिमम। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए 7-member टीम ऑफ ए प्रोजेक्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 वीमेन एंड 6 मैन। 8 वीमेन हैं, ठीक है जी, और 6 मैन हैं, ठीक है जी। सच दैट, हमने एक टीम बनानी है, फॉर्मिंग ए 7-member टीम। टीम में कितने मेंबर होंगे? 7। हो सकता है 2 यहाँ से 6 5 यहाँ से 2 और 5 7, 1 यहाँ से 6 यहाँ से 1 और 6 7, ऐसे कुछ होगा, ठीक। एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? सच दैट नो इवन नंबर ऑफ मैन, इवन नंबर ऑफ मैन सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि आदमी 2 नहीं होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए, इवन। और एक और बात, 0 जो है वो इवन नंबर होता है। 0 क्या होता है? इवन नंबर होता है, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है, अगर आपको याद ना हो, नंबर सिस्टम में आपको करवाई थी, कि 2 इंटू में n, ठीक है, 2 इंटू में n, वेयर n इज एन इंटीजर। तो 0 भी एक, अगर n की जगह 0 इंटीजर तो है, इतना तो आप श्योर हो, तो 2 इंटू 0 0, 0 भी एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। 2 इंटू
-1 -2, -2 भी एक इवन नंबर है लेकिन नेगेटिव इवन नंबर है। ठीक, ओके जी। तो इवन की डेफिनेशन दे दी मैंने, इसको लिखा ही रहने देता हूँ, छोड़ो। हाँ, तो नो इवन नंबर ऑफ मैन, यानी कि मैन 0 भी सिलेक्ट ना हो, 2 भी ना हो, 4 भी ना हो, 6 भी ना हो, इतने मैन सिलेक्ट ना होने चाहिए। ठीक है जी, करते हैं फिर। टोटल 7 बंदों की वो होनी चाहिए। तो मैं ये कर लेता हूँ, टोटल 7 बंदे बनाने हैं, तो मैन से मैं स्टार्ट होता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है 0 मैन हो और 7 भी मैन हो? नहीं हो सकता, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी सिलेक्ट करूँ? हाँ जी सर, हो सकता है। तो औरतें कितनी सिलेक्ट होंगी? 6, एक आदमी 6 औरतें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आदमी नहीं, इवन नंबर ऑफ मैन नहीं। अब मैं 3 करूंगा, 3 आदमी और 4 औरतें, बिकॉज 4 और 3 7 7 मेंबर की बनानी है। अब मैं 4 आदमी नहीं करूंगा, इवन नहीं करने, 5 और 2 6 नहीं करूंगा, 7 आदमी। तो 7 आदमी तो है नहीं, तो खत्म। यही पॉसिबिलिटीज है। मैन के ऊपर कंडीशन लगी थी, तो यहीं से करोगे तो ईजी रहेगा। कर तो मैं वुमेन से भी सकता था, 7 0 6 ऐसे, यहां से सोचोगे तो ईजी रहेगा। अब देखो, या तो हमारी कमेटी में 6 वीमेन और 1 मैन होगा, या तो ये वाला केस होगा, या तो क्या होगा कि 6 वीमेन एंड 1 मैन सिलेक्ट हो गया ताकि 7 मेंबर की टीम बन जाए, या फिर क्या होगा कि 3 मैन एंड 4 वीमेन सिलेक्ट हो जाएं, या ये वाला केस होगा। भैया आपको 7 बंदों की टीम बनानी है, या तो ऐसे बना लोगे या ऐसे बना लोगे इन कंडीशंस के अंदर जो उसने दी हैं, या फिर आप क्या करोगे, इन कंडीशन के अंदर 5 आदमी और भाई 2 औरतों को ले लोगे। इनकी प्रोबेबिलिटी जैसे गुणा होती चली जाएंगी, फिर प्लस में इनकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस में इनकी गुणा हो जाएंगी। ये है, ठीक है, ये हमने किए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ये हमने किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, 8 औरतों में से 6 औरतें छांटना है, यानी कि 8C6 और 8C6 इज इक्वल टू 8C2, क्योंकि 8 में 6 गए 2, 8C2 मैं जानता हूं, मैं यहां पर लिख दूं एक बार, 8C6 गुणा में 6C1 है ना, और यहां पर आएगा 8C4 गुणा में 6C3, 8C2 गुणा में 6C5 ना। इन सबको जोड़ना है हमने, ये निकालूंगा प्लस में ये निकालूंगा, प्लस में ये निकालूंगा, और बटे में टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर छाटने हैं। टोटल हैं कितने बंदे? 8 और 6 14, तो 14 में से 7 बंदे छाटने के कितने तरीके हैं? हम प्रोबेबिलिटी में ऊपर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो हमने देख लिया। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम करें, फिर चलिए जी। तो 8C6 यानी कि 8C2 यानी कि 8 × 7 बटे 2 28, 6C1 6, ये P&C में बताया मैंने कैसे फास्ट कैलकुलेट करना है। 8C4 अलग से ही करना पड़ेगा, 8 7 6 5, 4 तक में गया, नीचे 4 फैक्टोरियल होता है 24, 8 6 48, 24 दूनी 48, 7 5 35 दूनी 70। यार वो नीचे वाला कहाँ गया, दिमाग खराब कर दिया इसने। आ गया, ठीक है। तो 8C4 70, ये गुणा में होएगा ऐसे, ठीक है। 6C3 तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 8C2 मैंने कैलकुलेट किया था 28, 6C5 6C1 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 28 × 6 28, 28 6 बार, 28 6 बार, यानी कि 28 12 बार, तो 12 से मैं 28 को गुणा कर रहा हूँ, इनको जोड़ना है ना। 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9, ये हो गया, और ये हो जाएगा 1400, ठीक है। तो 1736 टोटल कितने वेज आ गए? 1736 वेज हैं जो फेवरेबल आउटकम है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है कि 7 बंदे टोटल, 8 और 6 14 बंदों में से कितने वेज में छांटे जा सकते हैं? 14C7, तो 14C7 यानी कि 7 टर्म तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7 फैक्टोरियल, यानी कि 7 × 6 × 3 × 2 × 1 करने की जरूरत नहीं है। करें फिर, 6 और 2 से 12 कट गया, ठीक है। 9 से 1 कटेगा, ज़्यादा 3 10 नहीं कटेगा, 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चुके 16, 4 3 12, 4 चुके 16, 8 से भी कट रहा था यार, ये 2 से कट जाएगा 117 पर, 117 है किसी में?
अरे 217, सॉरी 217 तो एक में ही है, आ गया उत्तर ऑप्शन डी। चाहो तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो, वो आप कर ही सकते हो, 3 3 9 कर दिया और आगे। ठीक है, हम उत्तर तक पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ जाऊं। प्रैक्टिस के लिए लाया हूं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, करो। 3 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर इनके उत्तर आपके पास अवेलेबल नहीं है। इस एक स्क्रीन के ऊपर पता है कितने क्वेश्चन है? इस एक स्क्रीन के ऊपर 9 क्वेश्चन है। ठीक, चलो। 3 coins आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड आए? तो बिना आउटकम लिखे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये आउटकम बहुत ही ईजी है और बार बार आता है, तो मैं आपको इससे फैमिलियर करवा दूँ। जब आप 3 कॉइन फेंकते हो तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, पॉसिबल है? हाँ जी सर, पॉसिबल है बिल्कुल। 3 कॉइन फेंक के तीनों पर हेड। अब हो सकता है इनमें से किसी एक पर टेल आ जाए, तो किसी एक पर टेल आएगा, या तो पहले पर टेल आ जाए, या फिर दूसरे पर टेल आ जाए, या फिर तीसरे पर टेल आ जाए। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने 1 पर टेल बोला, यहाँ पर 0 पर टेल था, यहाँ पर 1 पर टेल। अब मैं बोल रहा हूँ 2 पर टेल आ जाए, लेकिन इसको ऐसे मत देखो कि 2 पर टेल आ जाए। अब देखो 1 पर हेड आ जाए, बात एक 2 पर टेल 1 पर हेड, 1 पर हेड, तो वो हेड पहले पर आ गया, बाकी 2 पर टेल। वो हेड मैंने दूसरे पर भेज दिया, वही हेड मैंने तीसरे पर भेज दिया। ये 3 पॉसिबल आउटकम है। तो मैं 0 टेल से लगा था, फिर 1 टेल, फिर 2 टेल, अब तीनों टेल आ जाए। ये सारे पॉसिबल आउटकम है। इन तीनों के अंदर क्या हुआ था? इन तीनों के अंदर एक तो टेल था और 2 हेड थे। 1 टेल 2 हेड। इन तीनों के अंदर क्या है? 1 हेड 2 टेल। यहां पर तीनों टेल, यहां पर तीनों हेड। क्या ये रटने की जरूरत है? नहीं, जस्ट आपको फैमिलियर करवा रहा हूं मैं। अब 2 तरीके से क्वेश्चन करवाता हुआ चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वो बोल रहा है तीनों हेड आ जाएं, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6 और 7 और 8, 8 आउटकम है। हमारे फेवर में कितने आउटकम है? 3 हेड्स। एक ही आउटकम है जिसपे 3 हेड, 1/8। अगर आपको ये सैंपल स्पेस याद होगा, इसके साथ आपको फैमिलियर होना चाहिए, तो आप तुरंत उत्तर दोगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, तीनों के ऊपर हेड चाहिए, ठीक है। तो पहले आपने 1 कॉइन उछाला और हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, आ गया हेड। अब आपने दूसरा कॉइन उछाला, उसके ऊपर हेड आए, तो क्या पहले वाले कॉइन पर हेड आए या टेल आए वो दूसरे वाले को इंपैक्ट करता है? नहीं। पहले वाले पर जो भी आया हो, इसको मैं उछालूंगा तो वही प्रोबेबिलिटी यार, हेड आने की हाफ। तो इस पर भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। तीसरे पर भी हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ। क्या 3 बार एच 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 लिखा है? मैं फॉर्मूले से तो कर नहीं रहा, तो 3 बार एच 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 लिखा है, क्या इसकी अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं। अगर ऐसे भी होता ना THH, तो इसकी 3 अरेंजमेंट्स हो गई, 3C1, 3 अरेंजमेंट होगी। या फिर इतनी तो आप याद रख सकते हो, या तो टेल पहले पर, या दूसरे पर, या तीसरे पर। HHH की तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं है, तो सीधा उत्तर आ गया 1/8। डन। अब अगला करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 हेड आए, तो 2 हेड आए तो टोटल आउटकम तो हम भैया 8। तो 2 हेड आए यानी कि 1 टेल आए, 1 टेल 2 हेड। तो टेल या तो पहले पर आएगा, या दूसरे पर आएगा, या तीसरे पर आएगा। टोटल 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे कि 2 हेड और 1 टेल आएंगे, तो 3 पॉसिबल आएंगे, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल। देखो यही 2 हेड आए, ये वाला, पहले पर टेल, दूसरे पर, तीसरे पर। तो ये आप मन ही मन में कर सकते हो कि नहीं? मेरे को लग रहा है कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। या फिर देखो अंडरस्टैंडिंग ये भी आपके पास होनी चाहिए। वो बोल रहा है 2 हेड आए, तो 2 तो हेड आए और 1 टेल आए। पहले पर हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। दूसरे पर हेड आए, क्या प्रोबेबिलिटी? हाफ। तीसरे पर टेल आए, क्या प्रोबेबिलिटी? हाफ। ठीक है, लेकिन मैंने अब ये जो उत्तर निकाला है ना 1/8, ये निकाला है कि पहले पर हेड हो, दूसरे पर हेड हो, तीसरे पर टेल हो। तो ऐसा तो एक ही इवेंट है, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, 8 में से एक ही है। इनकी अरेंजमेंट भी देखनी है। एग्जामिनर ने ये नहीं बोला पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। अगर वो ऐसे बोलता तो एक ही इवेंट है भाई, 1/8। उसने बोला 2 हेड आए, मैं अब इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखूंगा। कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 3C1 कर लो, 3 में से एक जगह ढूंढ लो टेल की, कितने वेज में एक जगह पिक करी जा सकती है। या 3C2 कर लो कि 3 में से 2 जगह कितने वेज में पिक की जा सकती हैं। या फिर मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन करवाए थे कि इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं,
कि भाई 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं 4 फैक्टोरियल बटे में 2 रिपीट हो रही हैं 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर कितनी चीज़ें 1 2 3 3 फैक्टोरियल बटे में 2 रिपीट हो रही हैं 2 फैक्टोरियल। ये भी कट के 3 आएगा। या वैसे देख लो कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं यार, साफ तो दिख रहा है। टेल या तो एंड में आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, 3 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? ठीक, अब हम करते हैं जी तीसरा क्वेश्चन। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट कम से कम 2 हेड हो तो यार, न्यूनतम 2 चित हो, कम से कम 2 हेड हो, 2 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 2 हो। जैसे पेरेंट्स बोले बेटा कम से कम पास तो हो जा, तो यानी कि पासिंग मार्क्स तो ले आया, ज़्यादा ले आएगा तो हमको से। तो ऐसे ही एट लीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड होगा तो चल जाएगा, 3 हेड होगा तो भी चल जाएगा, 4 हेड होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 4 कोई हमने फेंके नहीं, 4 हेड नहीं आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड का ये मतलब है। तो अब आप क्या करोगे, या तो 2 हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड कब आते हैं, या तो 2 हेड हो या 3 हेड हो। तो मैं 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा प्लस में 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, या फिर 3 को इन फेंक रहा है ना वो, तो ऐसे ही देख लो एटलीस्ट 2 हेड। तो इन सब में आ रहे हैं 2 हेड, हाँ जी सर आ रहे हैं, और इधर है 3 हेड। तो ये सारे इवेंट हैं जो, ये सारे इवेंट है जो क्वालिफाई करेंगे। ये 2 हेड वाले इवेंट हैं और ये 3 हेड वाले, 4 इवेंट हैं जो क्वालिफाई करेंगे। ये तो मैं बोलूँगा इसी से सैंपल स्पेस से ही कर लो। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी टोटल आउटकम पॉसिबल है उन सभी आउटकम को लिखना एक सेट बनाकर, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर है? क्लियर है भाई? इसका मैं दूसरा तरीका बता सकता हूँ, आप भी कर पाओगे। कैसे, मैं बता देता हूँ। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, या तो 2 हेड हो या 3 हेड हो चल जाएगा, और 3 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ देना बन जाएगी बात। ये 2 हेड है, ये 3 हेड है, वाओ। तो 3/8 प्लस 1/8 बोले 4/8, 1/2। ठीक, ऐसे ही निकाल के। बट 3 कॉइन्स तक की जो बात है वो हम हमेशा कैसे करेंगे, सैंपल स्पेस के बेस पर ही हम कर सकते हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं सैंपल स्पेस से ही करवाऊंगा। एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है यार, 2 से ज्यादा ना आ जाए। तो 2 हेड हो, 1 हेड हो और 0 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो इसमें तो बहुत सारे केस हो गए। मुझे एक बात बताओ, आप 3 कॉइन फेंक रहे हो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 कॉइन फेंक रहे हो आप, या तो 0 हेड आएंगे, एक भी हेड ना आए, या 1 हेड आ जाएगा, या 2 हेड आ जाएंगे, या तीनों की तीनों हेड हो जाएंगे। 4 हेड तो हो नहीं सकते, 3 ही कॉइन फेंक रहे हो। तो यही पॉसिबिलिटी है। भाई साहब ने बोला 2 1 और 0, इनकी बताओ भाई प्रोबेबिलिटी। तो मैं तो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना, मैं 3 इवेंट्स की क्यों निकालूं, मैं सिर्फ इसकी निकालूंगा और एक में से घटा दूंगा, इसके अलावा वाले सब की आ जाएगी। तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8, 1 - 1/8। ठीक है ब्रो। तो आगे कोई भी हेड ना आए, यानी कि सारे टेल आ जाएं। एक ही इवेंट है जहां पर कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो ये 1, तो 1/8। 3 टेल आए, तो एक ही इवेंट है भाई जहां पर 3 टेल आ रहे हैं, 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल आए तो एग्जैक्टली 2 टेल, 3 इवेंट मिलेंगे। ये 2 और 1 वाले 3 ही इवेंट होते हैं। एक चीज 2 आए, एक बार आए, तो वो एक चीज कभी पहले पर आएगी, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, 3 ही इवेंट है। तो एग्जैक्टली 2 टेल, ये 3 ही इवेंट है। देखो 2 टेल वाले, 3/8। तो इस सैंपल स्पेस के साथ मैं आपको फैमिलियर क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार आता है। कोई भी टेल ना है, यानी कि सारे हेड आ जाए भाई, एक इवेंट है, तीनों हेड आ जाए, 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स, तो ये आप कर ही लोगे। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए, यानी कि 2 टेल आ गए, 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम चल जाएगा, 1 टेल आ जाए या 0 टेल आ जाए। ऐसे में आप क्या करोगे, टोटल 4 ही तो आउटकम पॉसिबल है भाई। 3 को इन फेंक रहे हो, तो या तो 0 टेल आएंगे, या 1 टेल आएगा, या 2 टेल आएंगे, या फिर 3 टेल आ जाएंगे। तो मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं एक में से इसकी प्रोबेबिलिटी घटा दूंगा। 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो ये हो जाएगी 7/8। मैं लिख नहीं रहा भाई, समझा रहा हूँ बस, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। ये देखो, अब मैं 3 क्वेश्चन और कराऊंगा। उन 3 क्वेश्चन के माध्यम से 12 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं, 5 क्वेश्चन ये हो गए,
और ये हो गया 8 क्वेश्चन, 12 और 8 25 क्वेश्चन करवा दूंगा अब अगली 3 स्लाइड में प्रैक्टिस। ठीक है गाइज, इस वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे फिर, और माहौल होगा रंगीन क्योंकि हमने ताश के पत्ते देखने। तो एक बार फिर से याद कर लो भाई जिसको याद नहीं है क्या चीज़ें हैं। अगर आपने ताश खेले होंगे तो एटलीस्ट इतना तो फ़ायदा उनसे होगा। ओके जी, करें अब। देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो अभी हम निकाल रहे हैं एक कार्ड, हम निकाल रहे हैं एक कार्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड निकाला है वो 2 ऑफ स्पेड्स है। ठीक है, तो स्पेड्स के 13 पत्ते होते हैं, स्पेड्स यानी कि ये स्पेड। ठीक है, इस स्पेड में 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक कार्ड निकालें तो वो ये वाला कार्ड हो। तो अपना फेवरेबल आउटकम क्या है, ये एक ही है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड होते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। एक ही फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम है 52। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एक जैक हो। तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, जैक कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 जैक हैं। तो फेवरेबल आउटकम है भाई साहब 4, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52 पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी यहाँ पर, देखो ये क्लब जो चिड़ी है इसके कितने पत्ते हैं, 13। स्पेड के कितने पत्ते हैं, 13। हर्ट के कितने पत्ते हैं, 13। डायमंड ईंट के कितने पत्ते हैं, 13। और बिल्कुल सिमेट्री है ना इनमें, इसमें भी एक एक इक्का है, हर एक में एक एक दुग्गी है, हर एक में एक एक जे है, बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं सारे। हाँ, तो ये इक्वली लाइकली है, यानी कि यहां पर जो काम हो रहा है वही काम 4 बार हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है एक जैक निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मुझे पता है कोई भी एक रंग उठाऊंगा उसके अंदर 13 पत्ते हैं और उसमें एक जैक है, तो 1/13 प्रोबेबिलिटी है। यहां पर भी 1/13 है, यहां पर भी 1/13 है, यहां पर भी 1/13। जोड़ मत देना, ऐसे मत बोलना 4/13। मैं ये बोल रहा हूं, आप ऐसे मानो कि ये मेरे पास अगर 13 पत्ते रखे हों उसमें एक जैक है, तो जैक उठने के चांसेस हैं 1/13। आप ऐसे मानो एक पानी है, पानी के अंदर 10% चीनी मिलाई हुई है, 10% चीनी का टेस्ट आ रहा है। फिर मैं एक और पानी लेकर आऊं जिसके अंदर 10% चीनी का टेस्ट है, मैं उनको मिला दूं तो क्या होगा, 20% चीनी का टेस्ट आएगा। नहीं, इसमें भी 10% थी, इसमें भी 10% ही आएगा, सेम ही कंसंट्रेशन रहेगी। 10% की कितनी भी बाल्टियां ले आओ, तो यहाँ ये इक्वली लाइकली चीजें हैं। अगर जैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/13, यहाँ पर भी चांसेस 1/13 ही है, इसमें भी 1/13 ही है, इसमें भी 1/13 ही है, तो 1/13 ही रहेंगे चांसेस। सेम चांसेस की दूसरी चीज आप मिला रहे हो। तो अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं एक कार्ड निकालूं वो एक फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड ये वाले होते हैं। तो टोटल 13 में से 3 फेस कार्ड हैं, अगले 13 में से भी 3 हैं, अगले 13 में से भी 3 हैं, तो 3/13 प्रोबेबिलिटी होगी फेस कार्ड निकालने की। चाहे आप ऐसे कर लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हैं 52 टोटल कार्ड है, यहां पर 3 फेस कार्ड है, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यानी कि 3 × 4। नीचे भी मैंने क्या किया, एक रंग के 13 कार्ड हैं, 13 × 4। लेकिन इसको समझने के बाद ही करना, आप जिसको ये समझ में ना आए मत करना भाई। एक छोटी सी फ्रैक्शन काटने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ना समझ में आए ऐसे काट लेना, अगर मेरी बात आप नहीं समझे तो। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो हम ड्रॉ करें वो एक किंग ऑफ रेड कलर हो। तो रेड कलर के कितने किंग है भाई साहब, 2 किंग है सर। कैसे, ये रहे। टोटल कितने कार्ड है, 52 है, तो 1/26 आ गए। मैं कैंसिल आउट भी नहीं करूंगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है वो डायमंड का है, 1/4। कैसे, क्योंकि अपने पास 4 ही तरह के शूट हैं, ये 4 हैं। 1/4 कार्ड इसके पास है, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास। क्या प्रोबेबिलिटी के डायमंड आए, 1/4 कार्ड है इसके पास, 1/4 प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे कर लोगे, 13 कार्ड है डायमंड के पास, टोटल 52 है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग और एक क्वीन, किंग या एक क्वीन आए। तो देख लेंगे टोटल, देखो हर शूट के अंदर एक किंग है, एक क्वीन है, अगले में भी ऐसा, इन 13 पत्ते में से एक किंग और एक क्वीन है। तो यार ये भी आता है 2/13। ये आगे है ना अपना कलर, आगे है ना इस क्वेश्चन से। ठीक है, यहां पर भी किंग या क्वीन ड्रॉ हो, 2/13 है, यहां इस वाले में भी, इस वाले में भी, इस वाले में भी। तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो एक शूट से देख के। ठीक है जी, आगे बढ़े, या फिर ऐसे कर सकते हो, किंग और क्वीन मिलाकर 8 हैं, 8/52।
एक नॉन फेस कार्ड है, नॉन फेस कार्ड। देखो बस बच्चों को एक ये डाउट होता है, वो कई बार इसको भी एज ए फेस कार्ड मान लेते हैं। फेस कार्ड वो है जिसके ऊपर फेस बना हुआ है, इक्के के ऊपर फेस नहीं बना हुआ, फेस इनके ऊपर बना हुआ है बस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन फेस कार्ड आए? तो टोटल 13 कार्ड होते हैं, उनमें से 3 तो फेस कार्ड हैं, बाकी के 10। देखो उन्होंने एक की जगह ए लिख दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने की जगह उसने ए लिख दिया, तो हैं तो ये 10 कार्ड ना फेस कार्ड के अलावा। तो हर 13 कार्ड में से 10 कार्ड नॉन फेस कार्ड है। तो नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 10/13 और फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है 3/13। ठीक है, इसको आप कैसे भी कर लो, आप ऐसे कर लो कि टोटल 52 पत्ते हैं, उनमें से 12 पत्ते फेस कार्ड हैं, तो 52 - 12 40/52, या ऐसे देख लो कि हर 13 में से 10 कार्ड है नॉन फेस कार्ड, 10/13। ठीक ठीक गाइड्स। एक ब्लैक फेस कार्ड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो देख लेते हैं जी। ब्लैक फेस कार्ड है, तो ब्लैक फेस कार्ड है भाई साहब ये 6। तो अब इसको हम ऐसे ही कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चारों पत्तों की ऐसे बात नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 6, 6/52, 6/52। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ब्लैक कार्ड आए? हाफ, क्योंकि आधे कार्ड लाल हैं आधे कार्ड काले हैं। काला आने की भी लाल है, काला आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, लाल आने की भी हाफ है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये नॉन एस कार्ड है? तो भैया हर 13 पत्ते में से एक इक्का है, इक्के की प्रोबेबिलिटी है 1/13, नॉन इक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/13। नॉन इक्के की क्या है? 12/13। आगे बढ़ जाऊं। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का नॉन फेस कार्ड देख लेते हैं जी। देखो ये सारे ब्लैक कलर के कार्ड हैं, ये नॉन फेस कार्ड हैं। तो नॉन फेस कार्ड होते हैं जी 10, एक की जगह उन्होंने ए लिख दिया बट गिनती तो वही रहेगी। 10 और 10 20, तो ब्लैक रंग के नॉन फेस कार्ड 20 हैं टोटल। ये फेवरेबल आउटकम है। तो क्या प्रोबेबिलिटी इन 52 में से, इन 20 में से चीज आएगी? तो 20/52, 20/52। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो एक स्पेड आए ना ही जैक आए? नीदर ए स्पेड नॉर ए जैक। देख लेते हैं जी। ना तो स्पेड आए, स्पेड यानी कि ये नहीं आना चाहिए भाई, ओके, ये 13 पत्ते नहीं आने चाहिए, और ना ही ये जैक आए। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, जो अगर गलती करेंगे वो कि ये 13 पत्ते करेंगे ऐसे, 13 प्लस में 4 17, इस पत्ते को 2 बार गिन देंगे। ये पत्ते हैं 13, इनमें से कोई भी पत्ता नहीं आना चाहिए। तो ये जैक तो मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं ना, इसके अलावा जैक बच गए 1 2 3, तो 13 और 3 16, इन 16 में से नहीं आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 16/52। इन 16 में से आने की प्रोबेबिलिटी हो गई ये 4 चौके 16, 4 13। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13 में से 4 गए, 9/13। ठीक है, 9/13। 1 - 16/52। हमारे लिए ये प्रोबेबिलिटी निकालनी आसान थी, ऐसे पत्तों की संख्या कम थी कि जो स्पेड और जैक हो, तो मैंने वो निकाल लिए और एक में से घटा दिया। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो एक हर्ट आए ना ही रेड का किंग आए? नो रे रेड किंग, तो एक सेम ही बात है, स्पेड की जगह हर्ट हो गया, जैक की जगह किंग हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नीदर ए हर्ट नॉर ए रेड, ना तो कोई हर्ट आए यानी कि इन पत्तों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए भाई, और ना ही किंग आए और इन पत्तों में से कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये तो हो गए टोटल 13 पत्ते, और 1 2 3 16, इन 16 पत्तों में से नहीं आना चाहिए। तो इन 16 पत्तों की प्रोबेबिलिटी है 16/12, 4/13, इनमें से ना आने की 1 - 4/13, 9/13। ठीक है, इट विल बी सेम। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, ओके। इससे पहले हमने निकाला था एक कार्ड, अब हम निकालेंगे 2 कार्ड। वी आर निकालिंग 2 कार्ड। 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। ये करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? सिंपल सा ये मतलब है, मैं 2 कार्ड निकाल रहा हूं, मैंने एक कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, फिर पीस मारी, फिर दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो मैंने दोबारा से पत्ते 52 कर दिए।
लेकिन अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, यानी कि मैं उस कार्ड को निकाल कर वापस नहीं रख रहा, मैंने अपने पास रख लिया, तो टोटल कार्ड 51 बचे हैं। और जो कार्ड मैंने निकाल लिया वो मेरे पास है, वो वहां पर नहीं है, अब उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसके अलावा वाले पत्तों में से ही उठेंगी चीजें, बस ये छोटा सा फर्क है। ठीक, पकड़ दें काम को। चलो देखो, अगर मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूं तो कोई फर्क ही नहीं है, मैंने कार्ड निकाला, देखा और रख दिया, प्रोबेबिलिटी बदल ही नहीं रही, दोबारा से 52 पत्ते कर दिए। तो ये बहुत ईजी है। विद रिप्लेसमेंट में कई बार पंगा पड़ता है कि जो मैंने कार्ड निकाला और बाद में मैं जो कार्ड निकालना चाह रहा हूं उनमें कई बार कॉमन आती हैं चीजें, समझोगे आप, इसीलिए ज्यादा केस लिए। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ विद रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने निकाली चीज और वापस रख दी, फिर से उतनी ही हो गई। पहले वाले कार्ड पर क्या है क्या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वापस से डाल दिया। अगर मैंने हाथ में रखा हो और मैंने एक इक्का निकाल लिया तो इक्के के निकलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी ना भाई, एक तो मेरे हाथ में है, ये बस। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखते हैं, 2 कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड ब्लैक हो? तो 2 काम करने हैं, पहला भी ब्लैक हो दूसरा ही ब्लैक हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये भी ब्लैक हो ये भी ब्लैक हो? ठीक है जी, तो आप एक कार्ड निकालने जा रहे हो, आप 2 निकालने जा रहे हो, आप ये मान लो आप एक एक करके निकालने जा रहे हो और रिप्लेस कर दे रहे हो, और हाँ वैसे भी एक एक करके निकाल रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड ब्लैक आया? आप बोलोगे सर 1/2, क्योंकि आधे कार्ड ब्लैक आधे रेड, 26/52 मैंने रख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक हो? फिर से हाफ, क्योंकि मैंने रख दिया ना, फिर से ब्लैक कार्ड हाफ है। अगर मैं हाथ में रखता तो ब्लैक कार्ड कम हो गए होते, पहले 26 थे अब 25 हो गए, और टोटल कार्ड 51 हो गए। अगर मैं रिप्लेस नहीं करूंगा तो पहले कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, मैंने उठाया वो हाफ आया, वो मतलब कि ब्लैक आया। अब दूसरा कार्ड भी ब्लैक आए तो अब टोटल नंबर ऑफ पत्ते हो गए 51, क्योंकि एक ब्लैक पत्ता मेरे हाथ में है और ब्लैक पत्ते होते हैं 26, उसमें से एक मेरे हाथ में है, तो ब्लैक बच गए 25। तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का उत्तर, ये है विद रिप्लेसमेंट। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी 1/4, सेकंड वाला। द फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड द सेकंड कार्ड इज ब्लैक। पहला कार्ड रेड है और दूसरा कार्ड ब्लैक है। इनको अरेंज मत करने लग जाना, रेड और ब्लैक। ठीक है, उसने बोला पहला रेड है दूसरा ब्लैक है, ठीक है जी। पहला कार्ड रेड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। दूसरा कार्ड ब्लैक आए, मैंने पहला कार्ड उठाया वो रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, मैंने देखा रेड आया मैंने रख दिया। और दूसरा कार्ड ब्लैक आए तो अब फिर से 52 पत्ते हो गए, उसमें से आधे ब्लैक आधे रेड, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, बोथ कार्ड्स आर एस, पहला कार्ड उठाया वो भी एस आए, दूसरा कार्ड भी एस आए, पहले कार्ड के एस आने की प्रोबेबिलिटी है 1/13, हर 13 पत्ते में से एक इक्का होता है, 4/52 कर लो। मैंने उठाया वो इक्का आया, मैंने फिर रख दिया, फिर से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी भाई, कौन रखेगा इक्के को आने से? दोबारा हमने उतने ही पत्ते कर दिए को, तो पहले इवेंट में और दूसरे इवेंट अगर सेम है तो सेम ही प्रोबेबिलिटी रह जाती है इसमें, गड्डी में फिर से रख दिया हमने ताश। बोथ कार्ड्स आर क्लब, पहला कार्ड भी क्लब आए दूसरा कार्ड भी क्लब आए, तो भैया क्लब है 1/4, 4 तरह के शूट होते हैं, उनमें से एक क्लब है, एक हर्ट है, एक डायमंड है, एक स्पेड है, 1/4 कार्ड क्लब है, 1/4 है प्रोबेबिलिटी। मैंने उठाया क्लब आया मैंने फिर रख दिया, कल तो दिख रहे हैं मेरे यहाँ। ठीक है, मैं अननेसेसरी एक्सप्रेस कर रहा हूँ कैमरे से ऑफ जाके, क्या फायदा। ठीक, तो दूसरा कार्ड क्लब आए उसकी भी 1/4 तो 1/16, पांचवा, इसीलिए मैंने इसके कम क्वेश्चन लिए हैं, बोरिंग हो जाएगा फिर। द फर्स्ट कार्ड इज ए फेस कार्ड, पहला कार्ड फेस कार्ड आए एंड द सेकंड कार्ड इज ए नंबर्ड कार्ड, दूसरा कार्ड नंबर कार्ड आए। तो ठीक है, पत्तों की गड्डी रखी है, मैं ताश उठा रहा हूँ, वो फेस कार्ड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हर 13 में से 3 पत्ते फेस कार्ड होते हैं, 3/13 प्रोबेबिलिटी है। पहला कार्ड फेस आए उसकी, फेस कार्ड है उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैंने निकाला देखा रख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड नंबर्ड कार्ड आए? तो हर 13 में से 10 नहीं सॉरी, देखो ये फेस कार्ड है, 10 नॉन फेस कार्ड है और इनमें से एक इक्का है, तो इसको नंबर्ड नहीं बोल सकते, नंबर्ड कार्ड है 9, 2 से लेकर 10 तक, तो 9 नंबर्ड कार्ड होते हैं हर 13 में से, तो 9/13 प्रोबेबिलिटी होगी नंबर्ड कार्ड की। ये मैं जानबूझ के इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाए कि सिर्फ एक शूट में से कई बार प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी होगा आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, शुड आई इंक्रीज ए हेड? अब आएगा मजा।
जब रिप्लेसमेंट नहीं होगी। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होंगे ये 8 क्वेश्चन। 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, हमने पढ़ लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन आर। कार्ड निकालें। हिंदी वाले अपने हिंदी में पढ़ते रहो बिना प्रतिस्थापित किए। प्रतिस्थापित यानी कि कार्ड देखा वापिस रख दिया। लास्ट वाले में प्रतिस्थापित किया था, अब की बार नहीं कर रहे। ठीक, बोथ दी कार्ड्स आर ब्लैक। पहला सवाल, पहले वाला भी ब्लैक निकले, दूसरे वाला भी ब्लैक निकले, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, आप एक पत्ता निकाल रहे हो, वो ब्लैक निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी है। मैं जानबूझ के 26/52 कर रहा हूँ ताकि समझ में आएगी। 26/52। और एक और बात बता दूं, ध्यान रहे, जब भी रिप्लेसमेंट होएगी तो फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि रिप्लेसमेंट होती है तो हम चीजों को एक एक करके उठाते हैं। एक एक करके उठानी पड़ेंगी। एक उठाई और वापिस रखी, एक उठाई और वापिस रखी। अगर आप किसी थैले से 2 बॉल निकाल रहे हो तो आपने 2 बॉलें इकट्ठी उठा ली, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो एक पहले उठा ली, दूसरी बाद में उठा ली, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने रिप्लेसमेंट नहीं करी। तो जब आप 2 बॉल उठा रहे हो, यानी कि आप 2 बॉल उठा रहे हो विदाउट रिप्लेसिंग, पहली उठाई दूसरी उठाई, तो विद रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला नहीं लगता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने यहां पर बताया नहीं ना, यहां पर फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूले की टेंशन ही खत्म करो यार, आप अंडरस्टैंडिंग से कर लो। अंडरस्टैंडिंग से दोनों जगह काम चल रहा है। ठीक, ओके। क्यों नहीं लगता मैंने बता दिया ना। फॉर्मूला तभी लगता है 26C2 कब लगेगा? जब 26 में से 2 चीजें छाट रहा हूं। आपको मैं लॉजिक बताता हूं। जब मैं 2 कार्ड उठा रहा हूं लेकिन विद रिप्लेसमेंट, यानी कि मैंने 1 कार्ड उठाया, देखा, रख दिया, तो मैंने 2 कहां उठाए? 2 उठाने का मतलब क्या है? 52 में से 2 उठा लिए और 50 रह गए। मैं ऐसा तो मौका आने ही नहीं दे रहा। मैंने 1 कार्ड उठाया, देखा, और मैंने फिर रखा। मैंने फिर दोबारा 1 कार्ड उठाया, तो यहां पर 2 कार्ड उठाए, एक एक करके उठाया, देखा, रखा, फिर उठाया। तो 1 कार्ड 2 बार उठाया, ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर 2 कार्ड उठाए, वाकई में 1 उठाया, रिप्लेस नहीं किया, फिर दूसरा उठाया, तो इसको बोल सकते हो 2 कार्ड उठाना। यहां पर फॉर्मूला चल सकता है। ठीक है, बट मैं अंडरस्टैंडिंग से बता दूंगा आपको। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, मैंने बता दिया। ओके, तो पहला कार्ड उठाया, वो ब्लैक निकले, क्या प्रोबेबिलिटी है? 26/52। अब 1 कार्ड मेरे हाथ में है और वो ब्लैक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी ब्लैक निकलेगा? तो भैया टोटल कार्ड है 51 और ब्लैक कार्ड एक कम हो गया होगा, ब्लैक कार्ड हो गए 25। इसको काट पीट के उत्तर विल कम। ठीक है, काट पीट लोगे। 25/102। फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड द सेकंड कार्ड इज ब्लैक। पहला कार्ड रेड है और सेकंड कार्ड ब्लैक है, तो मैं एक कार्ड उठाने जा रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड होगा? 26 रेड कार्ड हैं और टोटल कार्ड है 52। ओके, अब मैं दूसरा कार्ड उठाने जा रहा हूं, मेरे हाथ में रेड कार्ड ऑलरेडी रखा है, तो भैया टोटल कार्ड तो हो गए 51, लेकिन इसमें से ब्लैक 26 ही है अभी भी, क्योंकि मैंने जो पहले उठाया था वो रेड है। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करते हो तो क्या होता है? दूसरा काम पहले वाले पर डिपेंड कर रहा होता है ना, कि यहां पर रेड उठाया तो ब्लैक तो उतने ही रहे, यहां पर ब्लैक उठाया तो ब्लैक एक कम हो गया, इसे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये आप कर ही लोगे। काटा पीटी रहने दूंगा यार, मैं आगे आप खुद कर लेना। तीसरा, बोथ कार्ड्स आर एसिस। पहला कार्ड भी एस हो, दूसरा कार्ड भी एस हो। फॉर्मूले से कर सकते हैं, 4 एस हैं, 4C2/52C2, बट ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने कार्ड उठाया, वो एक इक्का हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 4 इक्के हैं, 4/52। दिल तो कर रहा है 1/13 लिख दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब एक इक्का तो मैंने उठा लिया, अब इक्के हो गए कम, 3/51। और एक चीज का खास ख्याल रखना, की बार काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 तिये, 3 एकम 3, 3 17, 17 और 13 का प्रोडक्ट होता है 221। अगर 2 कार्ड उठाएगा ना एग्जामिनर तो ये बार बार यूज होता है 221, 17 × 13। रटने की जरूरत नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है जी, 3 तक हम पहुंच गए। चौथा, बोथ कार्ड्स आर क्लब। दोनों कार्ड क्लब हो। ठीक है, चौथा, ये भी क्लब हो, ये भी क्लब हो, तो क्लब है भाई साहब 13/52।
क्लब यानी कि चिड़ी की बात हो रही है। ये क्लब 13 है टोटल। पहला कार्ड क्लब हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 13/52। दूसरा कार्ड भी क्लब हो, एक क्लब तो मैं उठा चुका हूँ, क्लब तो 12 ही बचे, टोटल कार्ड ही 51 बचे। काटा पीटी आप कर ही लोगे। अब 5th क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला कार्ड तो फेस कार्ड हो और सेकंड कार्ड एक नंबर्ड कार्ड हो। पहला कार्ड फेस कार्ड हो, दूसरा कार्ड नंबर्ड कार्ड हो। तो मैंने कार्ड उठाया, उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 फेस कार्ड होते हैं हर 13 में, वैसे तो 3/13 है पर 12/52 लिखते हैं मैंने। ठीक, वो कार्ड फेस कार्ड निकला। अब दूसरा कार्ड नंबर्ड निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर्ड कार्ड, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड हो गए भाई साहब 51। अब यहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि हर 13 में से कितने हैं नंबर्ड कार्ड? 9, 9/13। ना ना ना, एक पता उठ चुका है। जो भी मैं एक सूट की प्रोबेबिलिटी बताता हूँ मैं पूरे 52 में से बताता हूँ। ठीक, ऐसे लिख लेना, किसी को डाउट हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे छोटी सी कैलकुलेशन बचा के आप बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं निकलोगे। ओके, तो नंबर्ड कार्ड है भाई साहब कितने? 9 × 4। हर शूट के अंदर 2 से लेकर 10 तक 9 नंबर्ड कार्ड है और ऐसे ऐसे 4 शूट हैं, तो 9 × 4 कर दिया मैंने। ठीक, जो भी होगा आप सोल्व कर लोगे। 6ठा क्वेश्चन, द फर्स्ट कार्ड इज नॉट ए 6 एंड द सेकंड कार्ड इज ए 6। कि पहला कार्ड एक 6 आए और दूसरा कार्ड 6 ना आए, ये 2 काम करने हैं। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल 4 6 हैं और टोटल कार्ड है 52 कार्ड है। क्या प्रोबेबिलिटी कि 6 आए? यार 4 ही हैं, 6 फेवरेबल आउटकम 4 ही है, टोटल 52 है। अब दूसरा कार्ड 6 ना आए, तो एक 6 मेरे पास रखा है, एक 6 मेरे पास रखा है, पहला कार्ड 6 आया। अब दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी 6 ना आए, तो टोटल कार्ड बचे हैं 51। ठीक है, और इन 51 कार्ड में से ध्यान देखो मैंने कौन सा कार्ड उठाया है? मैंने उठाया है एक 6, कोई भी एक 6 आया होगा। तो 6 कितने बच गए? 6 बच गए 3, टोटल 4 होते हैं। तो 51 में से 3 तो 6 हैं, तो मुझे वो 3 तो उठाने नहीं, ये तो 6 आना नहीं चाहिए। तो 51 - 3 48। ध्यान से आराम से सोचना है, ये नहीं है कि बाकी कार्डों को गिनने बैठ जाओगे। 13 इसमें बच गए, 13 इसमें। ठीक, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, लोगों ने भ्रम में डाल दिया है। किस भ्रम में डाल दिया है? कि एक एक सेकंड कीमती है। तो बच्चे हड़बड़ाहट में रहते हैं, शांति से दिमाग को यूज ही नहीं कर पाते। आपका हथियार क्या है आपके एग्जाम में? आपके हथियार आपके एग्जाम में दिमाग है, और दिमाग तभी काम करता है जब हम शांति से सोचते हैं। हड़बड़ाहट में ये काम ही नहीं करता। तो टाइम की इतनी किल्लत नहीं है कि आप सोच ना पाओ, आप शांति से क्वेश्चन को कर सकते हो। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी कर सकते हो, फिर भी टाइम बचेगा। आपने मेहनत करी है तो बचेगा, समझ रहे हो? वहां पर रिसर्च करने का टाइम नहीं होता कि बैठकर बेस्ट मेथड निकालने लग जाएं, एक एक सेकंड बचाने के लिए सोचें कि कैसे बचेगा। अरे वो सोचने में तो 5 सेकंड लगा दिए तुमने, 1 सेकंड बचा रहे थे यार तुम। तो जो क्वेश्चन आ रहा है करते जाओ, नहीं आ रहा उसे छोड़ते जाओ। तो इतना टाइम है कि अगर आपको आता है तो आप कर लो। इतना टाइम नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप निकालने बैठो मेथड, उतना टाइम नहीं है। इसीलिए मैं स्किपिंग का बोलता हूं कि स्किप कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, एक क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा ये क्वेश्चन। अब मुझे ये पता नहीं कि 1 मिनट इसके अंदर दूंगा तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं इसको 25 सेकंड दूं और ये हो जाए, फिर तो इसको टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। बट अब तो मुझे पता नहीं ना। एक क्वेश्चन तो ऐसा है मैं 25 सेकंड इसके ऊपर सोचूं तो हो जाए, एक क्वेश्चन ऐसा है मैं इसके ऊपर 2 मिनट सोचूं तो भी ना हो। स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन पहचान में ही नहीं आते, होगा कि नहीं होगा। 30 में से 18-19 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बोल रहे हो कि यार हो जाएंगे इजीली। इन 12 क्वेश्चन में से हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा 2 मिनट वाला है, कौन सा देखते ही तो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बोलता हूं इनको छोड़ दो। जब एक बार ये हो जाएंगे फिर इनमें से देखो कौन से इजीली हो रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाता है कि कितने पानी में हूं मैं इस क्वेश्चन को देख के। अगर आपको लग रहा है यार मैं तो आसपास भी नहीं हूं, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दो, उसको करो जिसमें चांसेस आई है। फिर बाद में 2-3 क्वेश्चन बचे उनको करेंगे। तो फिर इतना टाइम बच जाता है कि मैं इनका मेथड निकाल लूं, इतना भी बच जाता है। 2-3 क्वेश्चन का मेथड भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो भी निकाल सकते हो। एलिमिनेट कर लो, डिविजिबिलिटी देख लो, कैलकुलेशन कर लो, बट वो टाइम मैनेजमेंट हमने सीखनी है। तो इस चीज को, ये जरूरी है। इतने 1-1 सेकंड के ऐसे मत पढ़ोगे। मैंने पेपर दिया है इसलिए बोल रहा हूं,
आज भी दूंगा, मैं क्रैक कर दूंगा, मतलब पढ़ने के लिए 3-4 महीने चाहिए मुझे बाकी सब्जेक्ट। तो करें अगला क्वेश्चन। दी फर्स्ट कार्ड इज ए जैक एंड दी सेकंड कार्ड इज ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले वाला कार्ड जैक हो और दूसरा कार्ड ब्लैक हो? ठीक है, अब देखते हैं, अब आएगा मजा। देखो, पहला कार्ड जैक हो, जैक कितने हैं? 4। ठीक है, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी है 4/52, आपके हाथ में एक जैक आ गया। ठीक है, अब दूसरा कार्ड ब्लैक हो, आप बोलोगे सर टोटल कार्ड तो है 51, मैं बोलूंगा हाँ जी ठीक है, टोटल कार्ड 51 है, एक कार्ड आपके हाथ में है, आपके हाथ में जैक है, तो बताओ ब्लैक कार्ड कितने बचे हैं? तो आप बोलोगे सर 26 ब्लैक हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपके हाथ में जो जैक है, अगर वो रेड वाला जैक हुआ तो ब्लैक कार्ड 26 के 26 पड़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये जैक ब्लैक वाला हुआ, क्योंकि जैक तो ब्लैक वाला भी होता है भाई, जैक तो ब्लैक में भी है, अगर ये जैक ब्लैक वाला हुआ तो फिर आपके पास 25 कार्ड है। अब ये रेड है या ब्लैक है? पता नहीं सर रेड है कि ब्लैक है, रेड भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, फिर यहां पर 25 लिखूं या 26 लिखूं? अब तो केसेस बन रहे हैं, तो अब केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे सर केसेस? या तो ऐसे होगा कि आपके हाथ में जैक जो है रेड वाला होगा, तो सेकंड कार्ड ब्लैक निकलेगा। आपके हाथ में या तो जो जैक आएगा या तो वो रेड का होगा या ब्लैक का होगा, तो मैंने ये मान लिया यहां पर रेड का है और यहां पर जैक मेरे हाथ में ब्लैक का है। या तो ये काम होगा या ये काम होगा, या तो आपके हाथ में जैक रेड का आएगा, ऐसा तो नहीं आधा रेड का आ गया आधा ब्लैक का, ऐसा तो नहीं होगा। श्योर है हम दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते कि रेड का भी आ गया ब्लैक का नहीं। मैंने जैक उठाया, या तो ये रेड में से जैक होगा, रेड यानी कि इन दोनों रेड जैक में से होगा, या तो इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या दोनों ब्लैक में से, या रेड होगा या ब्लैक होगा। मैं शूट के बेस पर उसको कैटेगराइज ही नहीं कर रहा, मैं रंग बोल रहा हूं, या तो लाल होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, तो लाल जैक, जैक अपना लाल हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 2 जैक हैं अपने पास रेड 52 में से। सर मैं बोलूंगा जी हाँ, गुणा में ये दोनों काम तो होंगे, ये दोनों काम होंगे, लाल का जैक उठाया और आपने ब्लैक कार्ड उठाया, तो अब ब्लैक कार्ड कितने? बिकॉज आपने जो जैक उठाया वो लाल था, तो पूरे के पूरे 26 ब्लैक कार्ड बचे हुए हैं। या तो ये दोनों काम होंगे, अगर आपने एक जैक और एक ब्लैक उठाना है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये दोनों तो होंगे, यहां पर गुणा आएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्लस आपने जो जैक उठाया वो ब्लैक का है, तो ब्लैक के जैक कितने हैं भाई? तो ब्लैक के जैक है मेरे भाई 2, उन 2 में से, और सेकंड कार्ड ब्लैक हो, तो अब की बार प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज आपने जो जैक उठाया है वो ब्लैक है, तो एक ब्लैक कार्ड आपने कम कर दिया, पहले 26 ब्लैक थे, तो अब ब्लैक बच गए 25 बटे में टोटल कार्ड है 51। ये रहेगा मामला, इसको आप सोल्व कर लोगे। विल यू सोल्व दिस? ठीक है जी, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, एक और ले लो ना मैं, हाँ ये काम है अपना 8वां, कितने हैं टोटल? अरे यार, अच्छा ये 7वां है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक, तो मैं 7वें को ही एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर। देखो, ये पहला काम है अपना जैक उठाना, और अपना दूसरा काम है भाई साहब ब्लैक कार्ड उठाना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला काम आप रुको एक बार, रुको लेट मी थिंक, 2 पत्ते उठा रहा है ना वो, तो इनके कॉमन आउटकम रहने देते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, जो मैं मेथड सोच रहा हूँ उससे हो सकता होगा, ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लो आप, हो सकता है वो कन्फ्यूजिंग हो। ठीक, ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब हम करते हैं जी 8वां है, द फर्स्ट कार्ड इज ए फेस कार्ड एंड द सेकंड कार्ड इज ए ओनर कार्ड। कि फर्स्ट कार्ड फेस कार्ड हो और सेकंड कार्ड ओनर कार्ड हो, तो ओनर यानी कि इज्जत, जैसे गुड्डू भैया बोल रहे थे हमें चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, तो ओनर कार्ड होते हैं जिन कार्ड के आने से इज्जत आपको लगेगी, इज्जत बन रही है, वो होते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये बड़े कार्ड है, ये सारे, ये 3 और ये इक्का तो सबसे बड़ा है, आपको पता है, वो बस लिख उसने यहाँ दिया है, लिख ए दिया है ऐसे। तो ये 4 कार्ड हैं ओनर कार्ड, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, इज्जत बड़े कार्ड हैं ये। नंबर कार्ड देखो, ये कहाँ 10 है, जे का मतलब होता है 11 ताश में, इसका बेगम यानी कि क्वीन का मतलब होता है 12, और किंग का मतलब होता है 13, 10 के बाद 11 12 13 ताश में। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, जो खेल रहे हैं उनको पता लगेगा
इक्का, बादशाह, बेगम, गोला, ये चारों अपने ओनर कार्ड हैं। फेस कार्ड हैं सिर्फ ये 3, क्योंकि इन्हीं के ऊपर फेस है। तो क्वेश्चन ये है कि पहला कार्ड तो फेस कार्ड हो और दूसरा कार्ड हो अपना, ये 2 काम करने हमने, ये भी करना है, ये भी, दूसरा ओनर कार्ड हो। तो ठीक है जी, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। फेस कार्ड कितने हैं भाई? फेस कार्ड है टोटल 52 में से 12, ठीक है। फेस कार्ड है टोटल 3 फेस कार्ड, और ऐसे ऐसे 4 सूट हैं, तो 3 चुके 12, ठीक है। तो मैंने एक फेस कार्ड उठा लिया, मेरे हाथ में फेस कार्ड है, तो टोटल कार्ड बचेंगे अपने कितने? 51। तो अब ओनर कार्ड, ठीक है, तो फेस कार्ड एक उठा है। हाँ, इसके अंदर केस नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो मेरे हाथ में फेस कार्ड है, तो फेस कार्ड मैंने कोई भी एक फेस कार्ड उठा लिया, कोई भी एक फेस कार्ड उठा लिया मैंने। टोटल 12 फेस कार्ड थे, तो अब कितने फेस कार्ड बच गए? कोई भी एक उठ गया होगा, 11 बच गए सर। अब ओनर कार्ड कितने हैं मेरे पास? तो ये 11 कार्ड होंगे, इनको भी ओनर कार्ड बोलते हैं, और ये 4 कार्ड हैं, इनको भी हैं। तो एक तो मैंने उठा लिया कहीं से भी एक फेस कार्ड, तो 11 और 4 15 मेरे पास ओनर कार्ड बचे हैं, ठीक है। और टोटल कार्ड है 51। इसके अंदर केस नहीं बनेंगे, सिर्फ इसमें बनेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। तो वीडियो भाई साहब ये 2 घंटे की बन गई, बट कोई नहीं, अच्छा लगा मेरे को, ये काफ़ी मज़ा आया वीडियो में पढ़ा के। अब मैं अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, उसमें मज़ा आएगा। तो मुझे फीडबैक चाहिए भाई, फीडबैक देना ज़रूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।